एज सच कोई प्रॉपर टॉपिक नहीं स्टार्ट किया, बट आप देख सकते हैं कि इसमें मैप पॉइंटिंग जरूर है। तो ज्योग्राफी में हमने मैप पॉइंटिंग की है, और मैप पॉइंटिंग में हमने वर्ल्ड मैप को यहां पे डिस्कस किया है। और ये पॉइंटिंग, मैप पॉइंटिंग का भी आपका एक लेक्चर ही और लूंगा, मतलब यही लेक्चर होगा, उसके बाद फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें वर्ल्ड मैप में हमने ओशंस को देखा है, मेजर ओशंस। ओशंस के अलावा हमने कॉन्टिनेंट्स को देखा। कॉन्टिनेंट्स के साथ में जितने भी आपकी मेजर रिवर्स हैं उनके हमने प्रॉपर नेम्स देखे। उसके बाद कुछ एक लेक्स हैं, जैसे कि लेक सुपीरियर, बाइकाल और कैस्पियन लेक। आफ्टर दैट हमने माउंटेन्स की बारे में यहाँ पे बात की, जैसे रॉकीज, एंडीज, रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका, एल्प्स ऑफ यूरोप, और एटलस आपका साउथ अफ्रीका का, एंड हिमालय आपका इंडिया का। उसके अलावा प्लेटोज भी हैं, पर प्लेटोज में आपको जब हम वोल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनिक माउंटेन्स या वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपके पास सारे के सारे वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक प्लेटोज हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। इसके अलावा और बताइए, आपने क्या देखा यहाँ पे? ट्रेड रूट्स। और ट्रेड रूट्स के लिए आपके पास जरूरी जो टॉपिक था दैट वाज स्ट्रेट्स। तो कल हमने कुछ एक मेजर जो स्ट्रेट्स हैं आपकी वर्ल्ड की, जो कि दो बड़े लार्जर बॉर्डर बॉडीज को जोड़ती हैं और दो लैंड मासेस को अलग करती हैं। और बताइए टॉपिक जो आपने लास्ट किए कल। उसके बाद आपने रीजनल ज्योग्राफी भी करी है। रीजनल ज्योग्राफी दैट इज एशिया। एशिया जो है आगे फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एशिया के आगे फर्दर 5 पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, गल्फ नेशन। उसके अलावा आपका साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, और उसके अलावा आपका वो क्या रह गया? वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ एशिया है, आपका सेंट्रल एशिया है। तो ये हमने सारे के सारे पार्ट्स वहां पे किए। तो 5 पार्ट्स में आपका एशिया सब डिवाइडेड है। उसके अलावा जो आपने एक और टॉपिक किया था दैट वाज ओशंस में ही, जहां पे आपके पास इंडियन ओशन आता है। तो इसमें हमने जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात की, जो कि आपके इंटरनेशनल रिलेशन में भी आता है, सिक्योरिटी में भी आता है। सो जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन, कि हिंद महासागर क्षेत्र की जो जियोपॉलिटिक्स चलती है, भू राजनीति चलती है, उसके ऊपर। जहां पे आप देख रहे हैं कि चाइना अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, उनका खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे वो अपना दबाव बना रहे हैं, डोमिनेट करना चाह रहे हैं। सो वो हमने इसमें देखा था। और बताइए टॉपिक कौन कौन से हुए? एक्चुअल में जब पिछली क्लास मिस हो जाती है तो हर मतलब स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि पता नहीं कितना ही सिलेबस हो गया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, ट्रेड्स, ट्रेड रूट्स, स्ट्रेट्स एंड एशिया के 5 पार्ट्स, और जियोपॉलिटिक्स। और ये जो साउथ एशिया है, ईस्ट एशिया है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं वो हमने डिस्कस किया था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई इशू है प्लीज आप अभी मेंशन कर दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करूंगा आपका टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका चलेगा। क्योंकि एक बार अगर मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया, फिर मैं पीछे ये मैप पॉइंटिंग नहीं करवाऊंगा। मैप पॉइंटिंग फिर आपके जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करेंगे, क्योंकि बीच में फिर रीजनल ज्योग्राफी के हिसाब से आपके टॉपिक्स चलेंगे। क्योंकि धीरे धीरे स्टार्ट होगा तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा सारा का सारा रिकलेक्ट करना। नो डाउट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर, गुड। सर जियोपॉलिटिक्स बड़ा रिलेट करेगा। जियोपॉलिटिक्स मतलब किसी एरिया में पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन वहां पे ज्योग्राफी कैसी है, उसके भूगोल के हिसाब से।
फॉर एग्जाम्पल, एक है आपके पास सियाचिन ग्लेशियर, एक है आपके पास राजस्थान बीकानेर, है ना। अब सियाचिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक साइड पे पीओके है, एक साइड पे आपका अक्साई चीन है। राजस्थान जो है वो पूरा का पूरा आपका हॉट डेजर्ट है, वहां पे भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, वहां पे भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, पर ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न कहां पे है? सियाचिन में। क्योंकि राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस भी कर लेगा तो पूरे रेते से आते आते कितना ही अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है। और राजस्थान का बहुत बड़ा बॉर्डर है हमारा, है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉर्डर है। वैसे तो हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है लगभग बांग्लादेश वाली साइड, बट राजस्थान में भी बहुत बड़ा एरिया हमारे पास, सबसे बड़ा स्टेट है एक टाइप से बाय एरिया, है ना। सो जहां पे आपके पास बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, जहां पे ज्यादा खतरा संभावित है, उस क्षेत्र में पॉलिटिक्स खेली जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड बहुत ज्यादा है। इंडियन ओशन के थ्रू आप वेस्ट के साथ भी जुड़ सकते हैं, ईस्ट के साथ भी जुड़ सकते हैं, दोनों साइड पे मार्केट बहुत बड़ी है। अब चाइना क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हाई कर रहा है, तो सामान अपने पास तो नहीं बेच सकता, तो उस सामान को वो वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ द अर्थ पे भी लेके जाना चाहता है, ईस्टर्न कॉर्नर पे भी ले जाना चाहता है। इसलिए पोर्ट्स हर जगह बना रखे हैं, और वो पोर्ट्स सिर्फ कहने के लिए कि हम तो व्यापार के लिए बना रहे हैं, बट साथ साथ में वो अपनी मिलिट्री बेस पे बना रहा है, ताकि उस एरिया में वो अपना मोनोपोलाइज कर सके। वो आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, वहां पे आपने पढ़ा था कि कस्टम ड्यूटी लगाना शुरू कर दी अरब्स ने, क्योंकि उनके पास शिप्स बहुत अच्छे थे। तो वैसे एक टाइप से ही पूरा का पूरा एरिया हथियाना चाहते हैं, सो दैट इस एरिया में कोई और मतलब ज्यादा डोमिनेट ना कर पाए। अब ये कहते हैं यूएस जो है यहाँ पे प्रधान बनता है पंचायत का, चौधरी। यूएसए कहता है कि इन्होंने स्टेटमेंट दी कि इंडियन ओशन रीजन शुड बी मिलिट्री फ्री। जो हिंद महासागर क्षेत्र है ये मिलिट्री फ्री होना चाहिए, बट ऐसा दोगलापन है इनका। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक आइलैंड है डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया नाम का एक आइलैंड है। ये आइलैंड वैसे बिलोंग करता है यूके, बट यूके ने रेंट पे दिया है इनको। अब इन्होंने डियागो गार्सिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपनी यहाँ पे सबमरीन्स लगा रखी हैं। किसने? यूएस ने, जो खुद कहता है कि मिलिट्री फ्री होना चाहिए इंडियन ओशन रीजन। तो खुद तुम वहां पे नेवी की पनडुब्बियां लेके खड़े हो और दूसरों को कह रहे कि मिलिट्री फ्री होने। मिलिट्री फ्री होने का मतलब क्या? कोई बंदूक लेके, हथियार लेके, कोई नेवी शिप लेके ना होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो इनकी आदत ही है दूसरे के मैटर में घुसने का। सो ये है जियोपॉलिटिक्स, मतलब उस ज्योग्राफी को यूज करके पॉलिटिक्स खेलना, दैट इज नॉर्मल थिंग। और दसो। यूएसए का सीन है। हाँ, ये लिखा मैंने यहाँ पे ना, यूएसए जो है तो इन्होंने डियागो गार्सिया जो आइलैंड है ये किराए पे ले रखा है, रेंट पे ले रखा है यूके से। यूके ने रेंट किया है यूएसए को, और यूएसए ने इंडियन ओशन रीजन में यहाँ पे अपनी सबमरीन्स लगा रखी। तो मतलब हर कोई मिलिट्री अपनी यहाँ पे पावर शो कर रहा है। हर कोई अपनी सैन्य शक्ति यहाँ पे जो है दिखा रहा है कि हमारी सेना बहुत अव्वल तरीके की, हमारे पास बहुत बड़े बड़े सबमरीन्स हैं। और ये इनके पास सबमरीन भी नॉर्मल नहीं है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, तो न्यूक्लियर सबमरीन लेके खुद आप इंडियन ओशन रीजन में खड़े हैं आइलैंड के ऊपर, और बाकियों को कह रहे हो कि इसको मिलिट्री फ्री रखो, यहाँ पे टेंशन नहीं होनी चाहिए, तनावपूर्ण यहाँ पे स्थिति नहीं होनी चाहिए। सो कल के हमने जो टॉपिक किए हैं वो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। इनमें कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। पहला है आपका ओशंस। ओशन आपके कितने हैं? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, आर्कटिक और साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन मतलब जहाँ पे 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बाद जो एरिया है वो साउदर्न ओशन है। नेक्स्ट आपने देखे कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके अलावा आपके पास यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। नेक्स्ट रिवर्स। रिवर्स मैंने आपको करवाई थी, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका की कौन सी रिवर थी? मिसिसिपी रिवर। साउथ अमेरिका की आपके पास अमेजन रिवर, और यूरोप की राइन एंड रोन रिवर। उसके अलावा अफ्रीका की आपकी नाइल रिवर,
वहां पे कॉन्गो जाहिर बहुत नदियां हैं, बट हम जब रिफ्ट वैली करेंगे तो लेक्स भी आएंगी रिफ्ट वैली की और नदियां भी आएंगी। एशिया में इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सबसे बड़ी नदियां हैं। चाइना में भी येलो रिवर रीजन है, यहाँ पे और भी नदियां हैं बट उनको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। आफ्टर दैट लेक्स की अगर बात करें तो सुपीरियर लेक है। पहले सबसे पहले आपके पास है कैस्पियन लेक, लार्जेस्ट लेक बाय एरिया। उसके बाद लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक दैट इज सुपीरियर, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम दैट इज आपका बाइकाल। और सबसे गहरी लेक भी आपकी पूरी दुनिया की सबसे गहरी लेक, जो डीपेस्ट लेक जो है वो भी बाइकाल ही है, और ये रशिया में। नेक्स्ट माउंटेन्स, तो माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है, साउथ अमेरिका में एंडीज है, यूरोप में एल्प्स है, अफ्रीका में एटलस है और इंडिया में हिमालयस है। ट्रेड रूट को छोड़िए, उसके बाद आपके पास आता है स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी जो कि बड़े दो लार्जर वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है और दो बड़े लैंड मासेस को एक दूसरे से अलग करती है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रेट देखी थी बेरिंग स्ट्रेट, जो कि एशिया को किससे अलग कर रही है? नॉर्थ अमेरिका से। उसके बाद आपके पास है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से, पर अगर आपको लिखना हो तो आप ग्रीनलैंड भी ले सकते हैं, ग्रीनलैंड आइसलैंड को अलग करती है। आफ्टर दैट जिब्राल्टर, सॉरी इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल किस किस को अलग करती है? ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। आफ्टर दैट जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर, मैंने इसके ऊपर आपको टेस्ट भी देना है कल, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आ चुका है मुझे भी कि आपने साथ साथ में टेस्ट लेते जाना है। जिब्राल्टर अफ्रीका और यूरोप को, यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर अलग करती है, क्योंकि बीचों बीच आपके मेडिटेरेनियन सी है और मेडिटेरेनियन सी को जिब्राल्टर कनेक्ट करता है अटलांटिक के साथ। उसके बाद बॉस्फोरस, एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की, दोनों को बीच में है ये। आगे स्ट्रेट ऑफ वेब एल मेंडर किस किस को अलग करता है? अफ्रीका एंड एशिया को ही अलग करता है, क्योंकि अगेन वही है, ये ईस्टर्न साइड पे है जहां पे आपका एशियन रीजन जो है समंदर से मेडिटेरेनियन के साथ जुड़ता है। फिर आपका दूसरा है हॉर्मूज, ईरान और आपका अरेबियन या फिर अरेबियन सी को आपके गल्फ के साथ जोड़ने वाला जो रीजन है दैट इज आपका हॉर्मूज। और लास्ट में आपके पास मलक्का। मलक्का स्टेट किस किस के बीच में? सुमात्रा एंड मलेशिया। एक टाइप से साउथ ईस्ट एशिया को साउथ एशिया के साथ जोड़ने का काम कर रही है। सो ये आपके स्टेट्स थे। अब स्टेट्स के हिसाब से मैंने आपको ट्रेड रूट की कहानी लिखाई कि आप वन ऑफ दी आपके जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका की, जैसे कैलिफोर्निया है, आपका न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है, या फिर आपकी बहुत सारी वहां पे पिट्सबर्ग है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो। हम जब इंडस्ट्रियल जो हमारा सिलेबस में भी लिखा हुआ था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो वहां पे इंडस्ट्री जब हम देखेंगे तो बहुत बड़ी मार्केट है नॉर्थ अमेरिका में, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। उसके बीचों बीच अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक सी, और उसके बगल में फिर से ईस्ट में आपके पास मोस्ट डेवलप्ड रीजन है, जहां पे हमने जर्मनी की बात की, स्टटगार्ट की बात की, एसन सिटी की बात की, कोलन की बात की थी, फिर कल्चरल कैपिटल जो थी आपकी फ्रैंकफर्ट। उसके अलावा बहुत मल्टीपल कंट्रीज है जो कि बहुत ज्यादा आपस में व्यापार करती रहती हैं, प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। अगर आपको नॉर्थ अमेरिका से नॉर्थ अटलांटिक क्रॉस करते हुए एंटर करना है कहां पे? यूरोप में, तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, सिर्फ इसको ऐसे समझ के चलिए, कहानियां मत लिखते रहना उसमें कि यहां से वहां से, सिंपल समझिए, मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, आप इमेजिनेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बता रहा हूं तो मेरे दिमाग में अभी पूरा का पूरा इमेज है कि कहां से कहां जाना है मैंने। अब मेरे को नॉर्थ अमेरिका से जाना है यूरोप के तरफ, तो मेरे को नॉर्थ अटलांटिक क्रॉस करना पड़ेगा। नॉर्थ अटलांटिक साउथ अटलांटिक क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि बीचों बीच इक्वेटर जाती है, तो इक्वेटर से ऊपर का जो है दैट इज नॉर्थ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक से अगर मेरे को क्रॉस करके यूरोप में एंटर करना, तो दो मेरे पास रास्ते, एक है इंग्लिश चैनल, दूसरा जिब्राल्टर। या तो जिब्राल्टर से सीधा मेडिटेरेनियन घुस जाऊं, वहां से फिर जितने भी सराउंडिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोप की हैं चाहे अफ्रीका की है, नॉर्थ या साउथ में, उन दोनों के पास मैं अपना प्रोडक्ट बेच सकता हूं। अगर मुझे ये लग रहा है कि नहीं मेरे को सीधा इंडिया की तरफ ही जाना है, तो फिर बैबल मंडप, बट वहां पे आपको पायरेसी से बचना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आप वहां पे आपकी शिप लूटी जा सकती है, फिर आपको वापस जाना पड़ सकता है और सामान लेने के लिए, या फिर हाउस्टेज भी बन सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये हाईजैक करते हैं। दूसरा आपके पास जो रास्ता है वो इंग्लिश चैनल से। इंग्लिश चैनल से आप जब जाएंगे तो वहां से आप डायरेक्ट घुस सकते हैं कहां पे? रिवर राइन में, मतलब रॉटरडैम पहुंचेंगे। रॉटरडैम सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। ऐसा नहीं है मैं जैसे कह रहा हूं स्टोरी के थ्रू बहुत इजी आप निकल जाएंगे,
हर एक पोर्ट पे कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नियर बाय, अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि मर्चेंट में हैं, तो उनसे मैं सुनता हूँ कई बार, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नियर बाय आपको एंट्री नहीं मिलती है कई बार, तो आपको 1 महीना अपना जो शिप है वो वही पोर्ट के आसपास घुमाना पड़ता है, वही घूमते रहते हैं जब तक उनको वहां पे एक टाइप से परमिशन ना मिल जाए। सो रॉटरडैम में कई बार रुकना पड़ता है। अब रॉटरडैम से हमें कहां जाना है, मेडिटेरेनियन से मैंने कह दिया कि रेड सी होते हुए मैं निकल जाऊंगा एशिया की तरफ, तो बीच में एक कैनाल आ रही है जिसको क्या कह रहे हैं, सुएज कैनाल। सुएज कैनाल जो है वो एक आर्टिफिशियल है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है, यूट्यूब पे देख सकते हैं आप, उसमें कैसे पानी को कम किया जाता है, फिर बढ़ाया जाता है, फिर ऊपर नीचे शिप जो क्रॉस की टकराई जाती है। अब उसी तरह से पनामा कैनाल है, पनामा भी एक टाइप से आपकी आर्टिफिशियल है ना, तो पनामा कैनाल जो है वो बीचों बीच उन्होंने कट किया है उसको, उन्होंने कहा कि पूरा पूरा जो लैंड मास है उसको कट कर देंगे, बट अगेन वहीं पे उन्होंने क्या किया, पहले अप डाउन हाइड्रोलिक लिफ्ट के थ्रू आपकी शिप को क्रॉस कराया जाता है। बहुत टेक्निकल है, मजा आएगा अगर आप उसकी वीडियो देखेंगे एक बार तो। उसके बाद आप जब एंटर कर रहे हैं इंग्लिश चैनल, तो आपको फ्रांस के रास्ते रॉटरडैम लेके जाएगा, रॉटरडैम से फिर आपको राइन रिवर जो है, राइन रिवर एक कैनाल सिस्टम के थ्रू चलती है, राइन से आप जाएंगे रोन में, रोन नदी जो है वो सीधा मेडिटेरेनियन सी में पानी डालती है, जैसे आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, बे ऑफ बंगाल जहां पे बंगाल की खाड़ी में जाके कर रही है, फिर वहां से अगेन मेडिटेरेनियन सी से आपके पास रास्ता है। बॉस्फोरस को कहां यूज करेंगे आप, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, बॉस्फोरस से आप कहां एंटर कर जाएंगे, बॉस्फोरस सिंपल सा है, वो आपको ब्लैक सी की तरफ लेके जाएगी, है ना, और ब्लैक सी से आगे कोई रास्ता है, फंस गए, सिर्फ इतना ही रास्ता है। दूसरा, ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, गल्फ के नियर बाय, मतलब गल्फ मींस सब के सब पेट्रोल प्रोड्यूसिंग रीजन है, तो वहां से कभी भी कोई शिप क्रॉस करेगी तो हॉर्मुज से सीधा आपके अरेबियन सी की तरफ या अरेबियन पेनिनसुला की तरफ चला जाएगा और इजीली आप इंडिया पहुंच सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर पेट्रोल कहां पे, जितना भी पेट्रोल आता है कहां पे अनलोड किया जाता है, कांडला पोर्ट में, क्योंकि वहां से अगर आप निकल रहे हैं तो सामने सीधा गुजरात आता है, गुजरात में कांडला पोर्ट है, और उसी के साथ में उन्होंने अब जहां पे आपका कच्चा तेल निकल रहा है, रॉ तेल है, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को आपको रिफाइन करना पड़ेगा, तो इसीलिए बिल्कुल नजदीक में उन्होंने जामनगर रिफाइनरी बना दी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, है ना, सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, तो वहां पे जाके आपका जितना भी ऑयल है उसको प्योरीफाई किया जाता है, प्योरिफिकेशन की जाती है, फिर वहीं से अलग अलग जगह पे भेजा जाता है। जरूरी नहीं कि सारा वहीं पे हो जाएगा, आपका एक आता है कॉन्सेप्ट, उसमें ये वैसे कॉन्सेप्ट है आपका इकोनॉमिक्स का, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। क्या होता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर मेंस में, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास, ये कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा। संतुलित क्षेत्रीय विकास या फिर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का सिंपल लिटरल मीनिंग ये होता है कि जहां पे भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं एक बराबर होनी चाहिए, एक बराबर, संतुलित, बैलेंस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया, ऑल्दो द ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, सॉरी ऑल्दो, नहीं ऐसा नहीं था, अब मेरे को इसकी सेंटेंस बदलना पड़ेगा, आपने क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिंपल उन्होंने पूछा था कि the oil refineries are distributed in a unbalanced way, but although जो आपका ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है वो बहुत दूर होते हैं, पर रिफाइनरीज भी आपकी अलग अलग जगह पे होती हैं, जहां पे ऑयल निकलता है वहीं पे क्यों नहीं आप रिफाइनरी लगाते। सिंपल, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि रिफाइनरी, एक पानीपत में रिफाइनरी है, पंजाब में बठिंडा में रिफाइनरी, बठिंडा के साथ में कौन सी जगह आती है वो, नाम भूल गया मैं, है एक रिफाइनरी तलवंडी साबो आई थिंक, उसके पास में मथुरा में रिफाइनरी है, बट ऑयल कहां से आ रहा है, समंदर के पास से। ये तो बिल्कुल इंटरनल रीजंस हैं।
तो सरकार कहती है कि भैया अगर पेट्रोल भी आप मुंबई हाई से निकाल रहे हैं या पोर्ट आपका गुजरात में, कोस्टल एरिया में काम बहुत है ना, जितने भी आपके कोस्टल एरिया है मेट्रोपॉलिटन ही है मैक्सिमम, एक्सेप्ट दिल्ली, 3 तो आपके सारे समंदर के किनारे ही हैं, तो वहां पे बहुत सारा मल्टीपल ट्रेड चलता रहता है। और उसी ट्रेड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये पानीपत, बठिंडा, मथुरा बहुत दूर पड़ते हैं। अब ये रिफाइनरी इसलिए लगाई गई है सो दैट इस एरिया के नियर बाय जितने लोग हैं उनको रिफाइनरी में काम मिल जाए, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो गवर्नमेंट की यही सोच है, इसलिए ये क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को वहां से लेके आते हैं और पानीपत में इसको रिफाइन करते हैं, फिर जितने भी आपके भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नयारा, अलग अलग कंपनीज है उनको ये सप्लाई करते हैं। तो ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है कि चाहे आपके जो ऑयल उत्पादन के क्षेत्र हैं वो काफी ज्यादा दूर है, बट आपकी जो तेल शुद्धिकरण के जो संयंत्र हैं वो ज्यादातर इंटरनल रीजन में लगाए जाते हैं, भारत के आंतरिक भाग में लगाए जाते हैं। तो इसलिए बठिंडा, पानीपत, मथुरा एंड बहुत सारी ऐसी रिफाइनरीज हैं जो कि बिल्कुल जहां पे ऑयल निकाला जा रहा है उससे बहुत दूर है, सो दैट लोग जो है नियर बाय उनको काम मिल जाए। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको वैसे भी इकोनॉमिक्स में कराया जाएगा। हाँ, रामा मंडी में भी है, तो रामा मंडी तो रिफाइनरी है, उधर लिख रहे हैं रिफाइनरी है, अच्छा रामा मंडी में भी, उधर की रामा मंडी है, अच्छा वहां भी रामा मंडी है। हाँ सेम नाम होते हैं, अड्डा, टांडा, टांडा पता नहीं कितने टांडा है। हाँ ट्रम्प लगाएगा टैरिफ। और बताइए। सो ये आपके टॉपिक्स थे कल के। और इसमें जो भी मैप वैप रह जाता है उसको कंप्लीट करते हैं। बहुत ही खतरनाक बन गया है तो। ऐसा सही तो है। यहाँ पे न्यूजीलैंड भी आता है नीचे, न्यूजीलैंड मेंशन नहीं किया था, न्यूजीलैंड भी है यहाँ पे। और कुछ रहता है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। ये आज का लास्ट मैप होगा, इसके बाद फिर हम सब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं।
Pacific. Southern Ocean. यहाँ पे there is a water body that is Black Sea. इसके बगल में ही there is Caspian Sea. ठीक है, पहले ब्लैक सी है देन कैस्पियन सी. अगेन हाँ जी हाँ जी. यहाँ पे आपके पास यूरल माउंटेन जो कि आपके यूरोप को अलग कर रहा है एशिया से. दिस इज अफ्रीका. ये आपका नॉर्थ अमेरिका. दिस इज साउथ अमेरिका. यहाँ पे एक और माउंटेन है जिसको बोलते हैं एपलेशियन. एपलेशियन माउंटेन है यहाँ पे. दिस इज ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड. ये आपका एशियन रीजन. नीचे देर इज अंटार्कटिक रीजन. दिस इज ऑस्ट्रेलिया. रिसेंटली इसको हराया हमने मैच में, है ना. अब इसके बाद आपकी रिवर्स. हाँ, न्यूजीलैंड. एनजेड न्यूजीलैंड. यहाँ पे देयर इज अ रिवर. क्या नाम था उसका? मिसिसिपी. मिसिसिपी रिवर है नॉर्थ में. यहाँ पे अमेजन. अमेजन नदी जो है इसकी खासियत क्या है कि ये इक्वेटर के पैरेलल चलती है. ठीक है. यहाँ पे देयर इज अ रिवर दैट इज रिवर नाइल. यहाँ पे दो हैं. अपर रीजन में है राइन, नीचे है रोन. राइन और रोन दोनों ही स्विट्जरलैंड से निकलती हैं. राइन एंड रोन रिवर. नाइल होगी. यहाँ पे आपके पास इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र IGB. और क्या रह गया जी जो आपने किया हुआ था कल? स्टेट्स देख लेते हैं जी. ग्रीन कलर से स्टेट्स. पहली स्टेट है बेरिंग स्ट्रेट. यहाँ पे आपका बगल में ही लग जाएगा एशिया. तो ये एशियन रीजन है एक टाइप से. यहाँ पे डेविस स्ट्रेट. डेविस स्ट्रेट ये इस पार्ट में है. मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ. दिस इज दिस पार्ट डेविस. यहाँ पे बताइए जिब्राल्टर. जिब्राल्टर इस एरिया में है. और इस रीजन पे कौन सा है? दिस इज ये रेड सी रीजन है. और बीच में यहाँ पे स्वेज कैनाल है. सो दिस इज बैब अल मंडब. बैबल मांडेब भी कहते हैं इसको कई जगह पे. और यहाँ पे क्या है? हॉर्मूज. ये जो रीजन जा रहा है ब्लैक सी की तरफ, इसमें क्या है? बॉस्फोरस. यहाँ पे बॉस्फोरस है. यहाँ पे मलक्का. कल भी हमने ये मैप बनाया था. सो मलक्का स्टेट यहाँ पे. और इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे पाक स्टेट. ठीक है. बट इंग्लिश चैनल यहाँ पे दिस रीजन. दिस इज इंग्लिश चैनल जहाँ पे यूके और फ्रांस के बीच में ये डिवीजन कर रहा है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 9 10 आपकी मेन जो है वो स्टेट्स हैं. तो ये स्टेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एपलेशियन माउंटेन है. जैसे ब्लॉक माउंटेन है, ओल्डेस्ट ब्लॉक माउंटेन है. 2 ओल्डेस्ट ब्लॉक माउंटेन है जिसमें से एक अरावली है, एक एपलेशियन. तो मैं लिखवा दूंगा बाद में आपको. ठीक है. अब मैं यहां देख लेता हूं कुछ रह गया है तो. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रीजन है यहाँ पे आपकी यहाँ पे आपका स्वेज कैनाल आता है. रेड सी रीजन में यहाँ पे नियर बाय. दिस इज स्वेज कैनाल. स्वेज कैनाल की स्पेलिंग इज SUEZ
canal. There is also a canal that is Panama. पनामा क्यों बनाया गया? सो दैट आपको इतना लंबा रीजन ना क्रॉस करना पड़े, इधर से इधर को कनेक्ट हो जाए आप एशिया की तरफ को। तो पनामा के बारे में भी आपको मैं लिखवाऊंगा। बाकी आपने पूरा रीजनल लिख लिया था कि यहाँ पे अलास्का रीजन है, यहाँ पे आपका मेजर कंट्रीज कौन सी, मेजर कंट्रीज मैंने आपको लिखवाई थी। एक और चीज, ये तो पनामा कैनाल का मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। दीज आर द रीजंस। ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो दिस इज कैलिफोर्निया का गल्फ, दिस इज अ गल्फ ऑफ मैक्सिको। कल जो डाउनलोड किया था उसमें हमने गल्फ ऑफ अमेरिका, कौन सा, गल्फ ऑफ अमेरिका, मैक्सिको। मैं एक बार मैप खोलता हूँ कल वाला, नाम चेंज कर दिया। गल्फ ऑफ अमेरिका ट्रम्प ने चेंज किया, हो गया, ये जल्दी आ गया, आ गया है। चलिए पूरा नहीं बोलता है। ये और कंफ्यूजिंग है। एक मिनट रुको, एक मिनट। ये था वर्ल्ड पैसेज, ये मैप ज्यादा बेटर लगा मुझे। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस रीजन, यहाँ पे एक टाइप से दिस इज कैलिफोर्निया का गल्फ, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। यहाँ पे दिस इज पनामा कैनाल जो कि कट किया गया है रीजन, सो दैट इजिली यहां से क्रॉस किया जा सके। ये देखिए, वैसे दिस इज द लैंड एरिया है ना, बट इसको बीचों बीच से काटा गया है सो दैट आपको एक रीजन मिल जाए, एक पाथवे मिल जाए। सो दिस इज पनामा कैनाल। और पनामा किस किस को जोड़ रही है? नॉर्थ अटलांटिक को पैसिफिक के साथ। तो यहाँ पे आपका पैसिफिक है, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक, और ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियली इसको बनाया गया है, मैन मेड है। सो उसके बाद दिस रीजन, ये जो रीजन है आपका, दिस इज मैक्सिको का गल्फ, मैक्सिको की खाड़ी, जिसे आप कह रहे हैं कि यूएसए गल्फ है ना। अब इसके नियर बाय अगर आप देखेंगे तो एक करंट घूमता है जिसको आप कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, लेटर ऑन आप पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आपकी बहुत सारी स्मॉलर आइलैंड कंट्रीज हैं, इनको लेसर, सॉरी क्या कहते हैं, लेसर एंड स्मॉलर, लेसर एंटिलीज कहते हैं इनको, एंटिलीज। अब ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिनको इकट्ठा वेस्ट इंडीज कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिनको आप कंबाइंड कह देते हैं कि दिस इज वेस्ट इंडीज। ये है आपका जिब्राल्टर, जिब्राल्टर है ना। तो ये भी बहुत छोटा सा लेक है, दीज आर दी स्मॉलेस्ट पार्ट्स। अब ये है आपका नॉर्थ सी का एरिया, दिस नॉर्थ सी। अब देखिए रशिया को बहुत दिक्कत है, रशिया कहता है कि वी डोंट हैव एक्सेस टू ट्रेड रूट्स, है ना। ये देखिए रशिया वाला पॉइंट ज्यादा पूछा जाएगा आपसे। अब ये जो आपका रीजन है ना, दैट इज नॉर्थ सी रूट, अरे टिक जा भाई, दिस इज नॉर्थ सी रूट, है ना। अब नॉर्थ सी रूट में देयर आर मल्टीपल सीज, दैट इज एजोव सी, बाल्टिक सी, ऑल्सो दे हैव एक्सेस टू यहाँ पे ब्लैक सी। तो कभी आपसे पूछा जाए कि रशिया के पास कौन कौन से रूट्स है जिसके थ्रू वो ट्रेड कर सकता है, दैट इज एजोव सी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी। तो ये इनके पास अभी के टाइम पे इनके पास ही रूट है। सो दिस इज द रूट। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जब ज्यादा सर्दी हो जाए तो दिस रीजन इज फ्रोजन टोटली, ये बर्फ से जम जाता है। बट ओनली एजोव और बाल्टिक जो है ये क्या रहता है, ये पूरा का पूरा थ्रू आउट द ईयर कनेक्टेड रहता है। कारण
यहां पे एक करंट जाता है। कौन सा करंट था वो? मैंने पूछा था एक बार आपसे। द ट्रेड रूट ऑफ रशिया which is Azov and Baltic Sea remains open throughout the year due to which current? The one current, the only current that is Norwegian current. तो नॉर्वेजियन करंट जो है ये इसको पूरा साल बर्फ को पिघालने का काम करता है, क्योंकि यहां से गर्म समुद्री धारा ऊपर जाके पानी को पिघला देती है, अदरवाइज ये फ्रोज हो जाएगा, ये अपना ट्रेड रूट नहीं कर सकता, ट्रेड का बहुत दिक्कत है। हाँ जी, नॉर्वेजियन, नॉर्वे का करंट है, नॉर्वेजियन करंट कहते हैं उसको। अब इसको उन्होंने लिखा है कि दिस इज नॉर्थ वेस्ट पैसेज। नॉर्थ वेस्ट पैसेज का सिंपल मीनिंग है दिस इज डेबी स्ट्रेट। यहां पे अगर आप देखें दिस इज नॉर्थ वेस्ट पैसेज, तो ये आपका अमेरिका हो गया, दिस इज ग्रीनलैंड, दिस इज आइसलैंड, और यहां से ये एक टाइप से पाथवे जा रहा है जो कि आपको कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? यूरोप की तरफ को। जिब्राल्टर हो गया, दिस इज बॉस्फोरस, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है। अब ये है आपकी मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा का पूरा रीजन, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन सी से आपको जाना है इधर रेड सी से होते हुए एशिया की तरफ। सो यहाँ पे आपके पास है सुएज कैनाल, जिसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया, एंड ऑल्सो नीचे आपके पास है बैब एल मेंडब, है ना। तो बैब एल मेंडब जो है यहाँ से आप निकलेंगे। अब ये आ गए आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, जिसको आप कहते हैं कि गल्फ नेशंस, बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ ये है आपका कांडला पोर्ट, ये वाला रीजन, दिस इज दी कांडला पोर्ट, और यहीं पे आसपास ही जामनगर रिफाइनरी। ठीक है, कांडला की स्पेलिंग पूरी लिखी मैंने, डी चाहिए इधर। सो कांडला पोर्ट। और बताइए, अब आप जुड़ना चाहते हैं अपने इन क्षेत्रों के साथ जिनको आप कहते हैं सुंडा, लॉम्बॉक, है ना, यहाँ पे फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, इन सब के साथ आपको जुड़ना है। आपका शिप यहां से चल रहा है फ्रॉम दिस रीजन। आपका लवप्रीत ने आज सही डाला है, देखा, नॉर्वेजियन करंट डाला है उसने कमेंट, उसको याद रह गई है, मैंने इनको उधर ही समझाया था इनके अकोमोडेशन पे। सो ये रीजन है यहां से, और जितने भी आपके इंडस्ट्रियल सेंटर्स है वहां से आपकी शिप्स जा रही हैं टू ट्रेड विद ईस्ट। तो आपके पास एक रास्ता है दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहां से नीचे आपके पास जो है दिस इज सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट किसके बीच में? दो आइलैंड्स हैं, इनके बीचों बीच से एक स्ट्रेट जा रही है दैट इज सुंडा स्ट्रेट। एक स्ट्रेट जो है ये सीधा यहां से आपको कनेक्ट कर रही है अदर पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसको आप कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगेन आप पृथ्वी क्योंकि गोल है गोल, देखने में तो गोल ही है। अब यहां से भी अगर आपको ट्रेड करना है, ट्रेड विद दीज कंट्रीज, तो यहाँ पे आपके पास ये है पैनामा कैनाल, तो पैनामा भी है, तो जहां जरूरत पड़े पनामा को भी यूज कर सकते हैं, सुएज को भी यूज कर सकते हैं। सो ये आपके ट्रेड रूट्स हैं। बताइए कहीं पे कोई इशू है तो? ये जो इन्होंने येलो मार्क की है ना, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको जो बताया है अगर आप इनको याद रखेंगे तो इनफ है। 1 2 3 4, यहाँ पे इंग्लिश चैनल भी मेंशन नहीं किया इन्होंने, 5, ये 6 7 8 9 10, यहाँ पे पार्क स्टेट भी आना चाहिए 11, है ना। सुंडा स्टेट भी प्लीज आप पढ़ लेना 12। इनफ है, मोर देन इनफ। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं बैबल एंड मंडप के ऊपर। अगर आप यूपीएससी की या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग में ये मत लेके चलिए कि हमें बाकी पेपर नहीं देखने। जब भी कोई एग्जाम होता है जो एक्टिव है ना पेपर देने के लिए, या जिसने पेपर क्लियर करना है, उसको यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, अब आप बोलोगे कि बोले एक टाइप से भड़का रहा हूं आपको अपने दिशा से। यूपीएससी मल्टीपल एग्जाम कराता है, जैसे कि सीडीएस है, एनडीए है, उसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज का होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, फिर एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का होता है, या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज का पेपर होता है, फिर जियोलॉजिकल सर्वे वाले पेपर कराते हैं जियोलॉजिस्ट का,
अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे पढ़ने हैं, यहां से सिर्फ एक चीज देखिए कि करंट अफेयर का क्या चल रहा है। यहां से आपको जीएस के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं यहां से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको हेल्प करता है, समझ गए। तो जो एक्टिवली पेपर दे रहा है वो क्या करता है, इन सभी पेपरों के कुछ नहीं करना है, पेपर आया आपने उसमें सिर्फ एक बार नजर लगानी है। ये मैं कह रहा कि पूरा सॉल्व करके बैठने, पूरा सॉल्व करने बैठ गए, वहां पे आपने देखना कि पूछा क्या क्या जा रहा है, कौन से जीएस के पार्ट से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इससे उल्टा आपको पॉजिटिव पॉइंट ही जाएगा, क्योंकि इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं ना। अब इसका स्टैटिस्टिकल सर्विस वाला जो पूरा का पूरा जीके पट के नहीं गया है, क्योंकि उसको पता है कि जो ये इंजीनियरिंग सर्विस है, स्टैटिस्टिकल सर्विस है, जियोलॉजिकल सर्वे वाला पेपर है, तो इसमें वो स्पेशल आपका जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन पूछते हैं, इसमें जीके वगैरह करंट पे नॉर्मल डाले होते हैं, बट ये रिपीट भी होते हैं इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये हेल्पफुल है। इसके लिए अब आप सारे पेपर देखने नहीं बैठोगे, इसके लिए बुक आती है एक अरिहंत की, अगर पॉसिबल हो ले लेना। अरिहंत की बुक आती है एक मनोहर पांडे की, इसमें 14,000 एमसीक्यू करके कुछ बुक है, 14,000 प्लस एमसीक्यू, मनोहर पांडे अरिहंत, वो लेना, बहुत बड़ी बुक है वो। उस बुक में दिक्कत क्या है, क्वेश्चन सारे हैं बट एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा खुद से करनी पड़ेगी, गूगल सर्च ये वो, उन्होंने सीधा आंसर दे रखे हैं इसके, पर 14,000 एमसीक्यू बहुत मैटर करता है। तो मेरी तरफ से आपके लिए एक अच्छा सजेशन ये भी है, बट पहले जो आप कर रहे हैं वही करिए, और किताब खरीद के अपने ऊपर बोझ नहीं डालना है। तो जितना मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे स्टेट हमारा हो चुका है, हमारे लगभग माउंटेन्स हो चुके हैं, रीजनल ज्योग्राफी हो चुकी है, उसके अलावा क्या रह गया, लगभग हो ही चुका है ये सब। पनामा कहना चाहिए कि दो चीजों में कनेक्ट करता है कि पनामा है, पनामा इस साइड पे नॉर्थ अटलांटिक है, इस साइड पे पैसिफिक है, यहां से मतलब आप यूरोप भी जा सकते हैं, एशिया भी जा सकते हैं। लैंड मास की अगर बात करें तो इस्थमस हो गया, नहीं हुआ, तो आप लिखिए नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इस्थमस, ISTHU। नेक्स्ट टॉपिक इज इस्थमस, ISTHUMUS, इस्थमस। इस्थमस टोटल सुमात्रा एंड इंडोनेशिया, सुंडा स्ट्रेट, सुमात्रा एंड इंडोनेशिया। इस्थमस जो है वो उसके ऑपोजिट में है, जैसे आपने कहा कि दो लार्जर वाटर बॉडीज को अलग करती है, नहीं सॉरी, दो लार्जर वाटर बॉडीज को जोड़ती है, लैंड मास को अलग करती है, तो यहाँ पे लैंड मास को अलग करता है और लैंड मास को जोड़ता है और वाटर बॉडीज को अलग करता है। तो आप इसके बारे में लिखिए, इस्थमस इज a narrow landmass that connects two larger land masses, connects two larger land masses and separates two larger water bodies, connects to larger land masses and separates two larger water bodies। इसमें लिखिए एग्जाम्पल, क्या आएगा इसमें एग्जाम्पल, कौन सा, इस्थमस ऑफ पनामा, दैट इज पनामा कैनाल। तो अब लिखिए इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा।
नेक्स्ट, एन अल्टरनेटिव टू, अब देखिए पनामा जो है ना वो बहुत ज्यादा क्राउडेड है। मैंने आपको बताया कि टाइम लगता है वहां पे, महीने 6 महीने में रुके रहते हैं लोग इंतजार में। 6 महीने तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, बट 1 महीना मैक्स, इससे ऊपर कोई इंतजार नहीं करता, है ना। सो इस्थमस ऑफ पनामा मैंने आपको बता दिया कि ये आपके दो लार्जर वाटर बॉडीज को क्या कर रही है, अलग कर रही है, बट जोड़ेगी किसको, लैंड मासिस को। जैसे कि आपके नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को एक टाइप से ये रूट दे रहा है टू कनेक्ट विद यूरोप या फिर एशिया। दूसरा इसमें आप लिखिए एन अल्टरनेटिव टू Panama Canal is proposed. An alternative to Panama Canal is proposed by cutting a channel through by cutting a channel through Lake Nicaragua. Cutting a channel through Lake Nicaragua. That is Lake Nicaragua. Lake Nicaragua. सेकंड लिखिए आप एग्जाम्पल इसका, इस्थमस का, इस्थमस ऑफ क्रा। इस्थमस ऑफ क्रा, KRA, Isthmus of Kra, KRA, Isthmus of Kra. It is proposed to reduce pressure on Strait of Malacca. It is proposed to reduce pressure on Strait of Malacca. स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए। तो दोनों ही बहुत बिजिएस्ट रूट हैं, तो इसीलिए ये अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। अब आ गया आपका बिग बैंग है, यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा था, थोड़ा बहुत। सो आप लिखिए यूनिवर्स। अब और कुछ तो नहीं है आपको जो लग रहा है कि मैप में पता लगना चाहिए। मैप में आप सिंपल समझिए, जैसे प्लेटोज हैं, है ना। जब हम वोल्केनो पढ़ेंगे तब प्लेटोस, जब हम ट्रेड विंड पढ़ेंगे तो दुनिया भर के जितने भी आपके ऑफशोर साइड पे डेजर्ट्स हैं सबके बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो नामीब है, कालाहारी है, अटाकामा है, थार है, सहारा है, सबके बारे में हम देखेंगे। उसका मैप बना के मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे कौन सा, या फिर मोहावे डेजर्ट है, सोनोराम डेजर्ट है, बहुत सारे डेजर्ट्स हैं। तो सारे जितने भी दुनिया भर के रेगिस्तान है उनका मैप बना के आपको मैं, या चाहे पीडीएफ में आपको दे दूंगा या फिर यहाँ पे बना देंगे कि कौन सी साइड पे, पर होंगे सारे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ दी कॉन्टिनेंट। जितने भी महाद्वीपों का पश्चिमी भाग होता है ज्यादातर वहीं पे ही आपके डेजर्ट्स पाए जाते हैं, है ना। और जो ईस्टर्न पार्ट है वो ज्यादातर ग्रीनरी में ही रहते हैं, ठीक है। सो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, वो आप लेटर ऑन देखेंगे। अब और क्या रहता है इसमें, डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन्स आप देखेंगे, रॉकीज, एंडीज। ये फॉल्ट सिस्टम जब आएगा, जहाँ पे आप फोल्ड माउंटेन्स पढ़ेंगे, वहां पे इसकी
बात हो जाएगी कि एल्प्स कैसे बने हैं, जहाँ पे हम मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बैठते हैं, एटलस कैसे बने हैं, हिमालयस कैसे बने। हिमालयस की तो चलो आपको लंबी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, ये दोनों में ही आता है हिमालय। बट अगर अब मेरे से ये मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालय करा दी है फिजिकल ज्योग्राफी में, तो वहां पे मैं आपको सीधा कहूंगा इंडियन ज्योग्राफी के टाइम पे कि रेफर टू फिजिकल ज्योग्राफी फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। तो वहां पे मैं दोबारा आपको स्टोरी नहीं कराऊंगा, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक में हिमालय कैसे बने वो आप कर लेंगे और बार बार से रिपीट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ओशन करंट है वहां पे आपके पास आता है, या ओशनोग्राफी में आपके पास आएगा टॉपिक जिसको आप कहते हैं ला नीना एंड एल नीनो। अब मैं ये आपको जब इंडिया का मानसून आएगा तब नहीं कराऊंगा। ला नीना एल नीनो, इंडियन मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, रिट्रीटिंग, अपकमिंग, ये सारा का सारा एक ही बारी में करा दूंगा। फिर मैंने आपको कहना है कि इंडियन मानसून रेफर टू फिजिकल ज्योग्राफी ओशनोग्राफी टॉपिक, जहां पे आप ये इसके बारे में पढ़ेंगे। सो समझिए इस चीज को, जो चीज पहले हो जाएगी उसको रिपीट नहीं करेंगे, सो दैट आपका भी समय बचे, मेरा भी बचे, और इंडियन ज्योग्राफी तो बहुत इजीली हो जाएगी फिर। तो इसलिए आप पहले फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं। अब आपके पास आता है टॉपिक मिनरल्स इन मैप। मिनरल्स भी आप देखेंगे लेटर ऑन, आते जाएंगे मिनरल्स भी, जहां पे आप रॉक साइकिल करेंगे। तो रॉक में आपके पास इग्नियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक है और सेडिमेंट्री है। तो जितने भी दुनिया की रॉक्स हैं आपकी और जितने भी मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं वो भी सामने आ जाएगा। पर चलते जाइए, सारे मैप्स बनते जाएंगे हर एक चीज का। जहां मैं भूल जाऊं वहां आप बता देना मेरे को, ठीक है। सो अभी आपने जो चीजें लिखी है ना कि पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो होती हैं, सबसे ऊपर फैक्ट्स में जो रहती हैं, जैसे रिवर्स के नाम लिखे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है। मतलब इनको पूरे वर्ल्ड में अगर आप फॉर एग्जांपल पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से अगर आप किसी फॉरेनर के साथ भी बात करें कि राइन रिवर यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, सबको पता होगा ये, है ना। बट अगर आप बात करें कि गोदावरी नाम की रिवर भी है एक, तो कोई नहीं जानता उसको। इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र को जानता है ना। आप कहते हैं कि ब्यास नदी बहती है ना, ब्यास के पास रहते हैं हम बटाला में, तो वो उनको नहीं पता ब्यास। अब अगर आप इंडस कहेंगे तो उनको समझ में आ जाएगी। तो वैसे दीज आर दी मेजर रिवर्स, इसलिए आप प्रमुख रिवर है, सॉरी प्रमुख नदियां हैं ये, तो ऐसे समझ के चलिए। अब आपका जो टॉपिक रहता है दैट इज यूनिवर्स। पढ़ा था आपने कल एनसीईआरटी? नहीं जी, किसने पढ़ी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी क्लास 6 तो कंप्लीट करनी चाहिए थी आपको। अच्छा, आप तो सी गए थे ना सर, साडे घरे गैस आई। ओ भाई, एक कह रहे साडे को गेस्ट आई सी, दूसरे कह रहे साडे को। अच्छा, आप गए थे और आपने रिसीव किया, फिर क्या बना के खिलाया? मेरे घरे कोई नहीं, वैसे लॉन्ली फील कर रहा था। चलो कोई बात नहीं। यूनिवर्स के बाद फिर यूनिवर्स के बाद आपके स्टार्स फॉर्मेशन कैसे हुई, और ये स्टार्स के बाद फिर प्लैनेट्स, और इन्हीं प्लैनेट्स में से आपका अर्थ के ऊपर एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, है ना। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बाद वी हैव जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसमें आप कह सकते हैं कि क्रमानुसार पृथ्वी पे कौन कौन सी घटनाएं घटी, है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्हाट आर दी इंसिडेंसेस दैट हैपेंड ऑन दी अर्थ। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब आपकी पृथ्वी की इतिहास का एक टाइप से पैमाना, जिसमें आप मतलब इसको माप सकते हैं कि पृथ्वी में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में, दैट इज ब्रह्मांड, जिसे आप कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब हाउ यूनिवर्स फॉर्म्ड, है ना। यूनिवर्स बनने के बाद स्टार्स कैसे बने, जो आपके तारे सितारे हैं वो कैसे बने, है ना। जैसे कि आपका एक तारा है दैट इज नॉट ध्रुव तारा बट आपका सूर्य, ये भी एक स्टार है। आफ्टर दैट स्टार्स के बाद प्लैनेट्स कैसे बने, ग्रह कैसे बने, ग्रहों के उपग्रह कैसे बने। जैसे कि उपग्रह आपका कौन सा है, प्राकृतिक उपग्रह मून, चांद, चंद्रमा, है ना। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे बनी, है ना, वही प्लैनेट एंड अर्थ।
अर्थ के बाद फिर अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई, जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, है ना, आरंभ कैसे, नॉट प्रारंभ, आरंभ कैसे हुआ जीवन का। क्योंकि मैं देख रहा था ग्रुप में कुछ कह रहे हिंदी पंजाबी में समझाओ, तो इतना समझ में आ जाएगा। तो पृथ्वी के ऊपर लाइफ मतलब जीवन, अंडा आया या मुर्गी आई, नोबडी नोज, बट मुझे इतना पता है कि पहले क्या हुआ, साइनोबैक्टीरिया आया, साइनोबैक्टीरिया से धीरे धीरे ग्रासेस, ग्रासेस से फिर झाड़ियां, झाड़ियां से फिर पेड़, पेड़ों से फिर विशालकाय आपके सदाबहार वन, और उससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड घटती गई, ऑक्सीजन बढ़ती गई, एंड धीरे धीरे लाइफ ऑन द अर्थ स्टार्टेड। अब ये मुर्गी या अंडा, दिस इज नॉट अ फंडा, है ना। इसमें सिंपल आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेशन कैसे ग्रो करना शुरू की, राइट। उसके बाद फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जहां पे आप देखते हैं कि पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, एंथ्रोपोसिन, ये आपके 4 फेसिस हैं जिसमें इंसान का या फिर कह सकते हैं प्रकृति का या फिर पृथ्वी का विकास हुआ। तो सबसे पहले यूनिवर्स पे आते हैं। तो 6 दी एनसीईआरटी, यस, दोबारा फिर पढ़ूंगे, दोबारा पढ़ो पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। दसो फिर कैसे हुआ होगा पृथ्वी का विकास, यूनिवर्स का, पृथ्वी का, बिग बैंग थ्योरी, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। कितने देखा चाहिए? हाँ जरूर, मैंने किसी ने रिकॉर्ड किया है, नहीं उन्होंने किਵੇਂ पता, हाइपोथेसिस है, मतलब माइथोलॉजी, दिमागी खेल। फॉर एग्जाम्पल आगे आप देखेंगे कि जो आप पढ़ेंगे कॉर्डिनेटेड ड्रिफ्ट थ्योरी, इमेजिनेशन, ह्यूमन इमेजिनेशन, ऐसा हुआ होगा। नहीं उधर हर एक चीज के लिए एक सिंपल समझिए ना, उसमें रिलेटेबल चीजें भी थी, उसमें रिलेटेबल चीजें भी हैं। जैसे आप कहते हैं ना बिग बैंग, हाँ जी, है ना, हम कहते हैं बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, वो पार्टिकल टूटता गया, अभी भी टूट रहे हैं। उन्होंने इसको अभी के हिसाब से वो करा ना, रिलेट किया है। उन्होंने कहा कि एक पार्टिकल था, वो टूटा, टूटने के बाद फिर मल्टीपल चीजें बनती गई। अभी आप देखते हैं तारे टूटते हैं, दिल टूटते हैं, तारे टूटते हैं। इन द सिंपल समझिए, जैसे भी आपके एस्ट्रॉइड्स हैं वो टूट जाते हैं, मिटियोर्स टूट जाते हैं, उल्कापिंड टूटते हैं, है ना। तो उसी के साथ रिलेट किया उन्होंने कि कभी स्टार की फॉर्मेशन होती है, कभी स्टार एक्सप्लोड हो जाता है। फिर जब एक्सप्लोड होता है तो उसकी मल्टीपल गैसेज होती है, वो गैसेज कंबाइन हो जाती हैं, उन गैसेज में रिएक्शन होते हैं, जिसमें से सबसे मेन रिएक्शन क्या है आपका, H+H+ गिव राइज टू हीलियम। बस धीरे 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 ऐसे ये जुड़ते जाएंगे, मल्टीपल टाइप के एलिमेंट्स बनते जाएंगे, और जब एलिमेंट बनते जाएंगे तो प्लेनेट बनते जाएंगे। अब जिसमें हीलियम ज्यादा है वो चमकता रहेगा, उसमें आग होगी, जैसे कि आपके पास सूर्य। तो ये है सीन, है ना। इसमें आपने आपस में लड़ना नहीं है, इजी है ये। अब इसको उन्होंने रिलेट ऐसे किया है ना कि जुड़ती जा रही हैं चीजें एक दूसरे के साथ, कुछ ना कुछ रिलेटेबल रहता है, बट प्रूवन तो अभी तक नहीं है, 100% प्रूवन नहीं है, बट उन्होंने रिलेट कर लिया उस चीज को, और जो रिलेट नहीं हो पाई उसको उन्होंने फेल कर दिया। जैसे कि आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब उन्होंने दी, क्या नाम था, वैगनर ने, अल्फ्रेड वैगनर। सब बेवकूफ, उसको कहते हैं बेवकूफ है, क्या बातें कर रही है। पर उन्होंने कोई ना कोई एजम्पशन लगाई ना कि पहले सब कुछ इकट्ठा था, फिर वो टूटा, फिर अलग अलग हो गए। अब उनकी फोर्सेस आपको अच्छी नहीं लगी, उसके एविडेंस वो नहीं दे पाए, बट कहीं ना कहीं एक थॉट आया ना। फिर उसके बाद हैरी हेस आ गए, हैरी हेस के बाद और भी आए, लास्ट में आपके पास आ जाती है वही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या थॉट आया? आजकल तो थॉट बड़े खतरनाक आ रहे हैं, ऐसे थॉट बदल लिया करो। मैंने आपको पढ़ाया था एक इफ देयर इज अ लाइट, एक मिनट सुनो, मजाक की बात है बट फिर भी, देयर इज लाइट देयर इज डार्क, है ना। मैं और डरा दूंगा आपको, इफ देयर इज लाइट देयर इज डार्क, इफ देयर इज लाइट एनर्जी देयर इज डार्क एनर्जी। बट एक्चुअल जो आप जो सोच रहे हैं ना, ऐसी कोई डार्क एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है ऑन दी प्लेनेट अर्थ। वो डार्क एनर्जी जो कह रहे हैं ना, वो काला जादू है, टोना नहीं मैं कह रहा। डार्क एनर्जी का मतलब क्या है कि जो आपका अंधेरा है ना, अंधेरा, उसमें भी पावर है, राइट। जो डार्क है उसमें भी पावर है। जो आप ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, अगर आपकी लाइट के पास एनर्जी है तो डार्क के पास भी एनर्जी है, बट उसको अभी वो पढ़ना चाह रहे हैं। तो दूसरी जो डार्क एनर्जी की बात हम करते हैं, वैसा कुछ नहीं होता लाइफ के ऊपर, है ना।
मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, बट दी मेरी खुद की जो हाइपोथेसिस रही है, दिस इज बहम, भ्रम, है ना, उसके अलावा कुछ नहीं है। इस चीज को मान लो। ज्यादातर आप जब डरते हैं तो बहम से डरते हैं। आपको भ्रम हो रहा है कि समथिंग इज देयर आउटसाइड दिस रूम या फिर बिहाइंड दिस वॉल। पहले डोर खोल के देख के आओ है क्या। जिस दिन आप उस भ्रम को मार दोगे, जो भी है, बट सिंपल, मैं ये सब टर्म्स नहीं जानता, मतलब स्लैंग वगैरह ये भी है, पर सिंपल मैं इतना कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि देयर इज छन छन, देन आप फाइंड आउट करके आओ व्हाट इज द छन छन, कौन सी छन छन है। मजाक की बात है, बट द थिंग इज आप पहले उसको प्रूव करके आओ। सोए बिस्तर पड़े और रजाई ऊपर सिर पे ले लिए, प्लीज, आपने रजाई सिर के ऊपर ले लिया और आप डर रहे हैं। अरे भाई पहले जाके देख के आओ, चाहे आप चेन बना के जाओ ना 4-5 लोग कि चल 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 ऐसे करके, पर जाओ, क्योंकि डाउट जब तक रहेगा तब तक ऐसा रहेगा, है ना। जैसे कई बार सर्दियों में मैं अपना बताता हूँ, भूत बात तो क्या, बट सर्दियों में मेरे को क्या होता है कि प्यास लगी है तो पानी की बोतल नहीं रखी है पास, अब वो सुस्ती होती है कि किचन तक कौन जाए, पलटी मार के फिर सोचते सवेरे भी लेके पानी, ये भी होता है। वैसे ही आपकी सुस्ती होती है कि माइंड में थॉट चल रहा है। और वही पहली बात तो ये हॉरर मूवीज देखना बंद करो, दूसरा बातें करना बंद करो ये फालतू की। मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं, मैं तो सबको कहता हूँ, जितने भी आगे बच्चे हैं, कि आप वैसा सा रिलेट मत कराओ, वैसी थ्योरी मत डालो किसी के माइंड में, अदरवाइज नेगेटिव ही थॉट आएगा। आपने कहां से सुना है पहली बार भूत प्रेत के बारे में? स्टोरियां, दादी नानी के पास बैठ गए, उन्होंने आपको डराने के लिए कि बच्चा शरारती बहुत है, ये रात में भी कहीं भाग जाता है, दिन में भाग रहता है, तो आपको डरा दिया जाता है, बागड़ बिल्ला आ जाएगा। कोई ऐसी स्पीसीज है नहीं अर्थ के ऊपर बागड़ बिल्ला लाइफ की, ठीक है, तो डरना नहीं है इस चीज से। बस आगे बढ़िए। यूनिवर्स सब मनगढ़ंत चीजें हैं ये। जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं चाहिए भैया। आगे इस्थमस, head in another universe, मैं खुद कभी ऐसी हॉरर मूवी देख लूं ना, तो मुझे लगता है दरवाजा अगर कड़खड़ 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 कर रहा है तो समथिंग इज देयर। हवा भी हो सकती है, कॉमन सेंस, है ना। जाके पकड़ो उसको, चीज को ना, और कभी मिल जाए ना तो खींच के उसको लगाना, चाहे डंडे से, हाथ से, जितना आप लड़ पाए। मैं तो चाहता हूँ मेरे को किस दिन मिले, मजा आ जाएगा। दुनिया भर की जितना गुस्सा है ना मेरे में भरा हुआ, सारा निकालूंगा उस दिन। वही ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही सोच, बस वही नेगेटिव थॉट जब आ जाता है ना तो वो आपको फिर अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट इज मैटर। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। आप लिखे, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज मैटर, स्पेस, मैटर, स्पेस, टाइम। Universe is made up of 4 components: matter, space, time and energy. Matter, space, time and energy. तो यूनिवर्स जो है वो मैटर से बना हुआ है, मैटर। दूसरा यहाँ पे स्पेस है, टाइम है एंड
एनर्जी है। अगदा गोला सी गोला जो है वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद फिर पृथ्वी बनी। हाँ, है तो ऐसी कहानी है। मैटर, स्पेस एंड टाइम। अब लिखिए, यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड 13.6 बिलियन ईयर्स अगो। यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड 13.6 बिलियन ईयर्स अगो। ब्रह्मांड का निर्माण या सृष्टि का निर्माण लगभग 13.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ। ब्रह्मांड मैटर से बना है, स्पेस से बना, टाइम से और एनर्जी से। मैटर इज तत्व से बना है, डिफरेंट तत्वों से मिलकर ये बना है। यहाँ पे स्पेस है, देयर इज अ एरिया जो कि जिसको फिल किया जा रहा है इसी मैटर के द्वारा। अब इस एरिया को फिल करने में टाइम लग रहा है, तो दैट इज बाय टाइम। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए वी नीड एनर्जी, है ना। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो अब इसके बारे में लिखिए, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर which is filling up the space, which is filling up, which is filling up the space, which is filling up the space, which is filling up the space, and to fill a space, and to fill a space, and to fill a space, there is equal, and to fill up a space, there is equal amount of time, equal amount of time is needed, equal amount of time is needed, full stop. For this whole process, energy is needed. For this whole process, energy is needed in any form. Energy is needed in any form. किसी भी रूप में हो सकती है एनर्जी। Energy is needed in any form, like radiation energy, like radiation energy, radiation energy, light energy, radiation energy, light energy, light energy, light energy. एग्जाम्पल लिखिए, सन, ब्रैकेट में लिखिए सन, फुल स्टॉप। आगे लिखिए इसी में ही, द स्टडी ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स, द स्टडी ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स टुगेदर, study of all these components together before Big Bang is known as, the study of all these components together before Big Bang is known as primordial particle. The study of all these components together before Big Bang is known as primordial particle, atom, primordial particle atom, which is also known as
which is also known as singularity concept, which is also known as singularity concept or theory of oneness or theory of oneness. सिंगुलरिटी कॉन्सेप्ट और थ्योरी ऑफ वननेस। तो कह रहे हैं कि जितने भी आपका ये यूनिवर्स है दैट इज मेड अप ऑफ मैटर, स्पेस, टाइम, एनर्जी। और यूनिवर्स का जो निर्माण हुआ या इसकी शुरुआत हुई वो 13.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुई। अब जितना भी आपका ये यूनिवर्स है ये मैटर से बना हुआ है, डिफरेंट टाइप के तत्व है, डिफरेंट टाइप के आपके एलिमेंट्स हैं, उनसे मिलकर बना है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे इकट्ठे होके नियर बाय जितना भी स्पेस है उसको फिल कर रहे हैं, और उस स्पेस को फिल करने में देयर इज इक्वल टाइम ऑफ एनर्जी एंड टाइम, दोनों ही रिक्वायर्ड है। अब ये कह रहे हैं कि ये एनर्जी किसी फॉर्म में हो सकती है, या तो ये रेडिएशन एनर्जी है या तो लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी का एग्जांपल आपके पास सन है, और यही जो लाइट एनर्जी है सभी के सभी मैटर को या सारे के सारे स्पेस को अट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरे के साथ होल्ड करके रख रही है, अदरवाइज चीजें दूर दूर हो जाएंगी। जैसे कि सन पूरे के पूरे आपके सोलर सिस्टम को अपने साथ अटैच करके रख रहा है ड्यू टू सन का जो अट्रैक्शन फोर्स है। अगर सन वहां से रिमूव हो जाए सारे के सारे एक्सप्लोड हो जाएंगे। समझ रहे हो? इसको सिंपल ऐसे समझना है। आपको मैं प्लेनेट नहीं कराने वाला हूं। अगर आप सोचेंगे सोलर सिस्टम, प्लेनेट, एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है, क्यूपर बेल्ट क्या है, ये आप खुद करेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी, मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है। तो सिंपल समझिए, मान लीजिए ये पूरा का पूरा इस आपका यूनिवर्स, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड में पूरा का पूरा ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है खाली, दिस इज स्पेस। ये पूरा का पूरा खाली क्षेत्र है, स्पेस है, अंतरिक्ष है ये पूरा का पूरा। अब इस अंतरिक्ष को भरने के लिए वी नीड मैटर। अब ये मैटर किस फॉर्म में? इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। अब गैसेस कभी एक दूसरे के साथ कंबाइंड होती हैं, मूव करती रहती हैं। जब इनका मिक्सअप होता है तो ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स बनाती हैं। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं यही आगे चलकर आपकी प्लेनेट बनाने में भी हेल्प करते हैं, है ना। प्लेनेट में फॉर एग्जांपल अब आप स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो कुछ एक एलिमेंट्स आप तो पहले कुछ एक एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। हाइड्रोजन का एटम, दूसरा हाइड्रोजन का एटम जुड़ गया, उससे हीलियम बन गया। हीलियम के साथ फिर आगे ये जितना भी आपका पीरियोडिक टेबल में नंबर चलते हैं ये नंबर्स के हिसाब से बनता जाएगा, और जैसे बनते जाएंगे एलिमेंट्स तो फिर एंड में कंपाउंड्स भी बनाएगा। पहले एटम्स जुड़ेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मॉलिक्यूल्स के बाद वो कंपाउंड बनेंगे। समझ पा रहे हो? जैसे कि हाइड्रोजन, दिस इज सिंगल एटम, यहां पे ऑक्सीजन O2 दैट इज सिंगल एटम। अब H2 जब बन गया तो क्या बन गया? वाटर, मॉलिक्यूल बन गया है। तो जब दो चीजें मिल जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऐसे कुछ एक कंपाउंड्स भी बनेंगे, जैसे आप कहते हैं CaSO4, दिस इज कंपाउंड, कैल्शियम सल्फेट, ये कंपाउंड है। तो वैसे कह रहे कि पहले एटम जुड़ते गए तो पहले पार्टिकल मिलते गए, जब पार्टिकल मिले तो एटम बने, एटम जब मिले तो मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल जब मिले तो आगे आपके कंपाउंड्स बनते गए। तो धीरे धीरे ऐसे ही आपके पूरे के पूरे चेन बनती गई सारे के सारे एलिमेंट्स की। अब ये स्पेस को भरने के लिए वी नीड मैटर, जो कि इन एलिमेंट से बन रहा है। अब इस मैटर को भरने में समय भी लगता है, तो आपके पास मैटर होना चाहिए। पहले तो आपके पास स्पेस ही है, फिर ये मैटर इसको भर रहा है, टाइम लग रहा है, और एनर्जी। अब एनर्जी एक अलग अलग एटम्स, अलग अलग या कंपाउंड्स अपनी अलग अलग रेडिएशन छोड़ रहे हैं, विकिरणें छोड़ रहे हैं। उसी तरह आपके पास ये हीलियम नाम की चीज है ना, और जो कि सन में बहुत ज्यादा है। सन के कोरोना में, इसके क्रोमोस्फीयर में बहुत ज्यादा आग की लपटें चलती हैं, आप उसके नजदीक नहीं जा सकते। आदित्य एल1 आपने स्टार्ट कर दिया, लैग्रांज पॉइंट पे बिठा रखा है आपने अपने सारे के सारे, जो आपका मैंने आपको बताया था एक, क्या था उसका नाम, टेलीस्कोप, हिग्स बोसोन आपने पढ़ा था, और उसके अलावा एक आपका टेलीस्कोप था, अब उस टेलीस्कोप का नाम मैं भी भूल रहा हूं। तो उस टेलीस्कोप से आपका जानना चाहते हैं कि जो सन है, सन के क्रोमोस्फीयर में क्या एक्टिविटीज हो रही है, उसके नजदीक आप जा नहीं सकते। अब यही पूरे के पूरे स्पेस की अगर हम बात करें, इस पूरे के पूरे
एरिया की बात करें तो इसमें मल्टीपल चीजें हैं। अब हम सिंपल देखते हैं यहाँ पे कि आपके पास है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या है, सन आपका किसी फोकाई के ऊपर है, उसके बाद आपके मल्टीपल प्लैनेट्स ऐसे अरेंज हो रखे हैं, बीच में कहीं ना कहीं कोई एस्ट्रॉइड या उसकी बेल्ट आ जाती है, फिर आपके ऐसे एटम्स आ जाते हैं। अटैच क्या कर रहा है इसको, दैट इज लाइट एनर्जी। यही लाइट एनर्जी है, उसकी वजह से हमारे पास सुबह है, शाम है, दिन है, रात है, सीजन है ना। हमारे पास डिफरेंट टाइप की ऋतुएं आती हैं। सो दिस इज दिस सन। सन के पास क्या एनर्जी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है एनर्जी। चाहे मैटर को बनना है, जुड़ना है, या टाइम जितना भी लग रहा है उसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमारे पास है, दैट इज लाइट एनर्जी। तो अभी आप जो ये चीजें सारी की सारी पढ़ रहे हैं कि एटम कैसे बना, पार्टिकल्स कैसे जुड़े, एटम कैसे बना, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड कैसे बना, बिग बैंग से पहले जो ये थ्योरियां दी गई उसी को उन्होंने बोला कि ये प्राइमोर्डियल पार्टिकल, इस थ्योरी को नाम ही देते हैं हम प्राइमोर्डियल पार्टिकल थ्योरी। सो नेक्स्ट है आपके पास नेबुला कॉन्सेप्ट। नेबुला कॉन्सेप्ट आपकी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी ना, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें से सोलर सिस्टम मत करना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सोलर सिस्टम 6th क्लास से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। उसमें डेफिनेशंस, उसमें कॉन्सेप्ट, उसमें शब्द थोड़े भारी भरकम है, परेशान हो जाओगे। तो मैं किसी को कहता नहीं हूँ, कई जगह पे कहते भी है कि 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी समझ नहीं पड़ेगी। मतलब मेरी तरफ से आपके लिए एक वार्निंग है कि समझ नहीं पड़ेगी, चेतावनी, आवश्यक चेतावनी। बाकी अगर आप समझ पाएंगे तो पढ़िए। नेबुला कॉन्सेप्ट, इसमें लिखिए नेबुला कॉन्सेप्ट में, चल भाई 2 बज गए। टू 2:31, अच्छा 12:30 से स्टार्ट थी ना, हाँ 2:30 बजे तक। इसमें लिखिए आप, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मैटर स्टार्टेड accumulating according to this concept matter started accumulating, मतलब मैटर एक दूसरे के साथ जुड़ता गया। मैटर started accumulating to form cloud of gases in the space which is known as nebular theory, या हाइपोथेसिस, वही नेबुलर थ्योरी या फिर नेबुलर हाइपोथेसिस। तो जितनी भी ये गैसेस थी एक दूसरे के साथ अटैच होना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता है गैसेस डिफ्यूज करती हैं, मिक्स होती रहती है एक दूसरे के बीच में, दे आर मोबाइल, उनको रोका नहीं जा सकता गैसेस को। सो इस हाइपोथेसिस के हिसाब से या इस सिद्धांत के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से जो मैटर था ये एक दूसरे के साथ जुड़ता गया, और जुड़ने के बाद इन्होंने क्लाउड ऑफ गैसेस बनाया। आगे लिखिए इसी में ही, nebulas have different sizes nebulas have different sizes ranging from 80,000 to 1 lakh light years, रेंजिंग फ्रॉम 80,000 to 1 lakh लाइट ईयर्स। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर किसका यूनिट है, लाइट का या डिस्टेंस का? डिस्टेंस का। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, वो देख लेना, लाइट ईयर पूछते हैं आपसे कई बार यूनिट एंड मेजरमेंट्स में, है ना। तो लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर कितने बराबर होता है? तो
लाइट ईयर को आप यूज करते हैं टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल आपका जो भी डिस्टेंस होता है, तारों सितारों के बीच में, ग्रहों के बीच में जो आप डिस्टेंस मापते हैं उसके लिए लाइट ईयर यूज करते हैं। सो ये कह रहे हैं कि पहले जो मैटर था उसने एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू किया, जुड़ने के बाद इन्होंने क्लाउड ऑफ गैसेस बनाया, मतलब गैसों के बादल बनाते गए, और इसी थ्योरी को उन्होंने कहा कि दिस इज नेबुलर हाइपोथेसिस। और ये जो नेबुला था इसका साइज जो था वो 80,000 से 1,00,000 लाइट ईयर का था, मतलब बहुत बड़े ये गैसेस के बादल थे। लाइट ईयर का लिखिए आप, डेफिनेशन लिख लीजिए, मेजरमेंट आप खुद देख लेना। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन अ ईयर। लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ ईयर। तो प्रकाश गति इसे कहा जाता है या प्रकाश वर्ष इसे कहा जाता है। तो प्रकाश एक साल में, प्रकाश व्यक्ति नहीं, लाइट, प्रकाश एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को आप कहते हैं, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ ईयर, दैट इज लाइट ईयर। नेक्स्ट आपके पास है गैलेक्सीज। नेक्स्ट इज गैलेक्सी। नेबुला के बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सी को क्या कहते हैं आप? आकाश गंगा। हमारी कौन सी आकाश गंगा? मिल्की वे गैलेक्सी। तो ब्रैकेट में लिख ही दीजिए इसको, मिल्की वे गैलेक्सी। वी आर अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी एंड देयर आर 10⁻38 आपके गैलेक्सीज, जिनके बारे में पता ही नहीं है हमें। हम सोच रहे वी आर द सुपीरियर पर्सन ऑन द अर्थ, है ना, 10⁻38। और दूसरा हम ये सोच रहे हैं कि वो जो मैंने आपको बिलीफ लिखाए थे कि वी आर द सुपीरियर वन, वी आर ought टू एक्सप्लॉइट द नेचर, हमारे बराबर कोई है नहीं। बट अगर हम बात करें गैलेक्सीज की तो लगभग 10⁻38 गैलेक्सीज हैं, और उसी के ऊपर आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा ये खोज चल रही है, रिसर्च चल रही है, डेवलपमेंट कर रहे हैं लोग कि बाकी जगह का भी पता चल जाए। सर नेबुला का साइज कितना है? 80,000 से 1,00,000 लाइट ईयर। नेक्स्ट लिखिए गैलेक्सीज में द नेबुलास हैविंग साइज मोर देन, नेबुलास हैविंग साइज, नेबुलास हैविंग साइज more than or up to 2,00,000, the nebulas having size more than or up to 2,00,000 light years, 2,00,000 light years, 2,00,000 light years are known as galaxies, are known as galaxies। तो जब ये बहुत बड़े बड़े नेबुलास एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं जिनका साइज 2,00,000 या 2,00,000 से अधिक होता है तो उसे आप कहते हैं कि दिस इज अ गैलेक्सी। तो अगर आपने आकाश गंगा की पिक्चर देखी होगी तो कलरफुल सी है, तो वो गैसेस का ही बना हुआ है, दिखा दूंगा आपको मैं। नियरेस्ट जो गैलेक्सी है अर्थ के, दैट इज, उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा यहां लिख देता हूं मैं, यहां पे ऑनलाइन स्टूडेंट ने भी डाला ये, नियरेस्ट गैलेक्सी टू द अर्थ इज एंड्रोमेडा। अभी आप साथ साथ में नोट्स बना ही रहे हैं, तो यहाँ पे एक और आपके ऑनलाइन सहपाठी है, उन्होंने डाला है लाइट की स्पीड होती है 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, है ना। सो आपने जो प्रकाश की बात की वो है मीटर पर सेकेंड होता है या मीटर सेकेंड होता है? मीटर पर सेकेंड। और जो आपका लाइट ईयर है उसका डिस्टेंस भी दिया एक
यहाँ पे, तो लाइट ईयर, एक लाइट ईयर की जो मतलब जो मेजरमेंट है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15। आगे आप वो भी बता देते हैं, यूनिट भी, मीटर पर सेकंड होएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये 1 लाइट ईयर है, और यहाँ पे लाइट ईयर कितना था, 80,000 से 1 लाख। गैलेक्सी में कह रहे हैं 2 लाख या उससे ज्यादा, तो उसको आप कहेंगे कि दिस इज गैलेक्सी। नेक्स्ट, जाके मिल्की वे की फोटो तो नहीं आ रही थी। हाँ जी, इतनी दूर जाके मिल्की वे की फोटो तो नहीं आ रही थी। हमारे पास बड़े हाई रेजोल्यूशन वो है ना, टेलीस्कोप से, उससे पिक्चर लेते हैं, उसी से हम इनको ऑब्जर्व करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊंगा ये सारे के सारे आपको ना, इंटरनेट पे ही सर्च करके। सो ये हो गया आपका नेबुला एंड गैलेक्सी। नेक्स्ट मेरे को पहुंचना है स्टार, देन प्लेनेट, प्लेनेट के बाद अर्थ, फिर स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट लिखिए स्टार्स। स्टार्स, नेक्स्ट इज स्टार्स। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन है सुपरस्टार सलमान खान, वैसे ही ये स्टार, ये रियल स्टार्स हैं। इसमें लिखिए इनिशियली स्टार्स वर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। इनिशियली स्टार्स वर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। स्टार्स वर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। Initially stars were made up of hydrogen. Full stop. The star within the galaxy, the star within the galaxy or nebula, the stars within the galaxy or nebula, the star within the galaxy or nebula is due to gravitational attraction of the matter. The star within a galaxy or nebula is due to gravitational attraction of matter. तो सिंपल कह रहे हैं कि जो आपका पूरा का पूरा स्पेस है, स्पेस के बीच में मैटर है, और वहीं पे आपके गैलेक्सी और नेबुलाज होते हैं। तो गैलेक्सी या नेबुला में अगर आपको कोई स्टार दिख रहा है ना, तो वो इसीलिए वहां पे प्रेजेंट है क्योंकि आपका जो मैटर है वो उसको अकोमोडेट करके रख रहा है, मतलब फोर्सेस के साथ, अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ या ग्रेविटेशनल फोर्सेस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्सेस लूज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 2005-6 में जब आपके पास था कौन सा, प्लूटो इज अ स्टार, वो स्टार की कैटेगरी से निकाल दिया क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी आपके सन के साथ में वो वीक हो गई, वो गायब हो गया। आपका फिर कहता था नो स्टार नहीं। कितने बचे, 8 या 7 हैं, अभी 8 बचे आपके पास, है ना, प्लेनेट के हिसाब से। मतलब स्टार से और प्लेनेट की कैटेगरी से आप निकाल देंगे उसको जब तक वो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं रहता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही आपकी किसी भी स्टार को, चाहे वो गैलेक्सी में है, नेबुला में है, उसको होल्ड करके रखता है। जैसे ही आपका गुरुत्वाकर्षण की जो बल है वो लूज हुआ नहीं, उसको फिर आप वहां से निकाल देंगे, कैटेगरी से निकाल देंगे। नेक्स्ट, प्लूटो का ड्वार्फ ड्वार्फ प्लेनेट, ड्वार्फ भी है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी। हाँ जी, मिल्की वे देखी है प्लूटो, प्रेजेंट है बट वो कैटेगरी से बाहर है ना, प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। प्लेनेट की कैटेगरी में सिस्टम तो बाहर हो गया, हाँ, सोलर सिस्टम से हमने निकाल दिया कि वो वैसे है वो स्पेस में ही, बट उसको हमने अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया क्योंकि कैटेगरी को माप नहीं रहा था ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लेनेट होना चाहिए तो उसका साइज उतना होना चाहिए, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी होनी चाहिए, तो वो पूरी नहीं कर पा रहा था, तो कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल भर्ती में जाते हैं ना, हाइट इतनी होनी चाहिए, दौड़ इतनी होनी चाहिए, छाती इतनी होनी चाहिए, बीम इतना होनी चाहिए, आप नहीं कर पा रहे हैं, बट आप हैं, बट आपको एग्जिस्टेंस नहीं मिल पा रही है वहां पे। वैसे बेचारे के साथ हो गया, वो इनएलिजिबल रहा, है ना, नहीं क्रॉस कर पाया जो पैरामीटर रखे हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने या इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट आप लिखेंगे स्टार्स में ही, all the elements starting from all the elements starting from all the elements starting from
starting from hydrogen to iron, hydrogen to iron, hydrogen to iron, all the elements starting from hydrogen to iron are formed within stars, are formed within stars, are formed within stars, full stop, due to nuclear reaction, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होगा यहाँ पे, फ्यूजन या फ्यूजन? जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन से लेके उधर तक किससे बने हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, फ्यूजन या फ्यूजन? बताइए, ऑनलाइन आप बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जियो आप किससे पढ़ते हैं? लूसेंट से। जल्दी बताओ, 2:05। ये तो कंप्लीट करें यूनिवर्स वाला पार्ट, फिर सीधा एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अरे आपने पढ़ा है किसमें? साइंस एंड टेक में। मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस तुसी नहीं पढ़ी, जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने तो पूछ रहा है मैं। बताओ जिन्होंने पढ़ी है, कौन सा रिएक्शन है जो हाइड्रोजन से हीलियम बनाता है? फ्यूजन का मतलब क्या है? अटैच होना, कंबाइन होना, मर्ज होना। फ्यूजन का क्या? तोड़ देना सब कुछ। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कंफ्यूज आ गए हैं। नेक्स्ट है सुपरनोवा। सुपरनोवा, इसको ऊपर जाने दो। सुपरनोवा, अच्छा इधर भी आए रिप्लाईज। फ्यूजन 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 आएगा, फ्यूजन नहीं आएगा। सुपरनोवा आप लिखिए, if the size of star is large enough, if the size of stars is large enough, and it explodes, मतलब टूट जाता है। एक्सप्लोड मतलब विस्फोट हो जाता है इसका। एंड इट एक्सप्लोड्स, दिस इवेंट इज कॉल्ड सुपरनोवा एक्सप्लोजन। दिस इवेंट इज नोन एज सुपरनोवा explosion. सुपरनोवा एक्सप्लोजन। मतलब सुपरनोवा एक्सप्लोजन का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा तारा टूटा है, विशालकाय तारा जब टूटता है तो उस इवेंट को कहते हैं सुपरनोवा या सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब देखिए, हाँ जी, एक्चुअली में ना गैसेस बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन करती हैं, गैसेस धमाका कर देती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल स्टार में हमने कहा ना, जैसे कि हाइड्रोजन से लेके आयरन तक सारे के सारे हैं। अब ये गैसेस आपस में रिएक्ट करती रहती हैं, एलिमेंट बन चुके हैं बट ये बहुत बड़ा धमाका करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं उल्का पिंड टूटा, तो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, पत्थर
पेबल्स, ये भी निकलते हैं। तो वैसे जब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन का मतलब है कि बहुत बड़ा स्टार हो चुका है। स्टार कैसे हुआ बड़ा? बहुत बिगर साइज के नेबुलाज एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारी गैसेस का जो क्लाउड है वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुका है, बीच में एलिमेंट्स भी बने हुए हैं। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत रिएक्टिव होने लग जाएगा, डिफरेंट टाइप के जो इसमें गैसेज हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे, तो इसका एक्सप्लोजन होगा बहुत जोर का। और जब ये धमाका होगा तो आप देखेंगे कि कई बार स्पेस में कुछ एक जो आपके स्टार्स हैं उनकी पोजीशन में भी चेंज आता है, बहुत ज्यादा, मतलब ये समझ के चलो कि बहुत बड़ी एक इवेंट है। दैट इज व्हाई हम कह रहे हैं कि दिस इज सुपरनोवा एक्सप्लोजन, बहुत बड़े किसी तारे का या किसी स्टार का टूटना। आगे लिखिए, फायदा इस चीज का, जब टूटता है तो वो चीजें भी बनती हैं। अब आपको मैंने बिग बैंग में लिखवाया था, साइंस टेक जिन्होंने लगा रखा है कि यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपांडिंग एंड इट विल कीप ऑन एक्सपांडिंग टिल द टाइम आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अचीव। चाहे वो हिमालयज हैं, ये चीजें तब तक टूटती रहेंगी, बनती रहेंगी जब तक एक प्रॉपर आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब एक समान चीजें सेटल नहीं हो जाती। ये एवरीडे का फिनोमिना है ना। अभी भी मल्टीपल छोटे छोटे आकार के भी हो सकता है कि जो आपके मेटेओर्स हैं वो टूट रहे हो। पहले तो आ जाते थे नीचे, क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर जो था वो डेंस नहीं था। अब वो ऊपर से आते भी हैं तो फ्रिक्शन के थ्रू इतना ज्यादा आपके पास डेंस एटमॉस्फेयर है कि आते आते फ्रिक्शन से वो जल जाते, हवा में ही गए, नीचे पहुंच नहीं पाते। कई बार जब गिर जाता है तो फिर लोगों के लिए इवेंट हो जाता है कि एलियन ने कुछ गिरा दिया। अरे कुछ नहीं है, उसने जो है एटमॉस्फेरिक जो हमारा इन्वायरमेंट, सिंपल जो हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक जो एक टाइप से बैरियर है उसको क्रॉस कर गया, फिर नीचे पहुंचेगा। पहले पहुंच जाता था क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं था, वो देखेंगे आगे। सुपरनोवा में लिखिए, ड्यू टू दिस एक्सप्लोजन all other elements of the periodic table, due to this explosion all other elements of the periodic table were formed। तो हाइड्रोजन से लेके आयरन तक तो आपने कहा कि एलिमेंट स्टार में ही होते हैं, और जब ये बहुत बड़ा आकार का स्टार टूटता है तो जितने भी बाकी एलिमेंट रह जाते हैं हाइड्रोजन, सॉरी आपके आयरन से आगे, वो सारे के सारे इसी एक्सप्लोजन से बनते हैं। मैंने आपको लिखवाया था ये एंटी मैटर मैटर में, फिर वहां पे आपको मैंने लिखाया था कि डार्क कंडीशन, लाइट कंडीशन। आप पता कौन सा चैप्टर पढ़ना, पार्टिकल फिजिक्स, उसमें है, उसमें मैंने आपको लिखवाया कि कौन कौन से एलिमेंट्स बने हैं। ये भी वही बात है, पार्टिकल फिजिक्स। आपने नहीं लगाई अभी साइंस एंड टेक, फिर से होगी साइंस एंड टेक तब लगाना, पता नहीं। ऐसे सवाल ना पूछा करो, दिस इज टोटली कॉन्ट्रोवर्शियल, मुझे नहीं पता। आपको मैं बता रहा हूँ ना कि यूनिवर्स इज चेंजिंग एवरी डे, है ना, एक्सपांडिंग एवरी डे। मेरा भी आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है कहीं पे भी, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट आगे बढ़िए। नेक्स्ट इसी में लिखिए आप, अब लिखिए ड्यूरिंग दिस स्टार्स एंड, हाँ जी सर सुपरनोवा समझ लिया नहीं समझ में आया। शुरुआत पे चलते हैं, चलो। मैटर, स्पेस, टाइम एंड एनर्जी। नेबुला, नेबुला क्या है? क्लाउड ऑफ गैसेस। क्लाउड ऑफ गैसेस के बाद आपके पास गैलेक्सी, गैलेक्सी के बीच में ही आपके स्टार्स हैं, जिनको कौन अकोमोडेट कर रहा है? मैटर। उसके लिए सिंपल समझिए, कुछ नहीं है। पूरा का पूरा बोर्ड जो है ना, ये मेरा पूरा का पूरा बोर्ड, अब मैं यहाँ पे कोई गोला लाइन नहीं बना रहा, पूरा का पूरा बोर्ड जो है जितना भी आपको दिख रहा है ये विजिबल, ये सारा मेरा यूनिवर्स है ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जोड़ दिया, हीलियम, है ना। हीलियम में भी ऐसे ही मल्टीपल चीजें n नंबर तक जुड़ती जाएंगी, मल्टीपल। अब इससे ये मैंने गैस का गोला बना दिया। अब ये गैस का गोला जो है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादातर आपको आग की लपटों जैसा दिखेगा। टोटली एक नेबुला हो गया,
इसका साइज मैंने कर दिया 80,000। दूसरा मेरे पास गोला है, ये बाहर से भी रेड है, अंदर से भी रेड है, इसमें बहुत सारी गैसेज हैं। अब मैं गैसेज के नाम नहीं लिखता, मल्टीपल गैसेज हैं। दिस इज N1 नेबुला नंबर 1, दिस इज नेबुला नंबर 2। दोनों जुड़ गए। दोनों जुड़ने के बाद अब क्या करेंगे, आधी गैसेज इनकी, आधी गैसेज इनकी। अब ये बनेगा बहुत बड़ा स्टार। इफ द साइज ऑफ स्टार इज लार्ज इनफ, है ना, देन इट विल एक्सप्लोड। और जब ये टूटेगा तो उसको हम कहेंगे सुपरनोवा एक्सप्लोजन। बहुत बड़े बड़े स्टार आपस में मिल गए हैं, देन इसके बाद ये एक टाइप से जब इसको टूटना है तो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन करेगा। अब आपने ये चीज और भी लिखी थी ऊपर कि जब स्टार आपका था तो स्टार के पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, अप टू हाइड्रोजन से लेके आयरन तक के हैं। क्योंकि यहां पे आपने देखा कि हाइड्रोजन आयरन दोनों साइड से एलिमेंट्स डबल डबल हो गए। अब ये कंबाइंड होते जा रहे हैं, कंबाइंड होते जाते हैं, मल्टीपल इन्होंने यहाँ पे एलिमेंट्स बना रखे हैं। अब आपका जो ये हाइड्रोजन से लेके आयरन तक का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फेल होता है। अब इसको मैंने फोड़ दिया, है ना, ये एक्सप्लोड हो गया है चारों तरफ से। अब इसके मल्टीपल पार्ट्स बनेंगे। अब यही मल्टीपल पार्ट जो आगे चलकर जितने भी आपके एलिमेंट्स बचे हैं अदर देन हाइड्रोजन टू आयरन, सब इसी से कंप्लीट बने हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट है जिसमें बहुत ही मतलब विशाल का है, बहुत ही बिगर स्टार टूट रहा है। आगे लिखिए, ड्यूरिंग द स्टार्स एंड सुपरनोवा स्टेज, ड्यूरिंग द स्टार्स एंड सुपरनोवा स्टेज, not all the hydrogen during the stars and supernova event या stage, not all the hydrogen were used, हाँ, जब स्टार की डेथ होती है, डेथ ऑफ अ स्टार इज सुपरनोवा इवेंट। बहुत सही लवप्रीत, आपने हेल्प की मेरी, डेथ ऑफ अ स्टार इज सुपरनोवा। सो आपके लिख रहे थे अभी, नॉट ऑल द हाइड्रोजन was used, but a substantial amount of hydrogen was remained there. Substantial amount of मतलब एक निश्चित, अब हिंदी में कैसे समझाऊं कि ये बोल रहे हैं कि जब ये सुपरनोवा इवेंट हुआ तो उसमें पूरी की पूरी हाइड्रोजन खत्म नहीं हुई, एक निश्चित मात्रा में हाइड्रोजन बच चुकी थी, मतलब कुछ एक हाइड्रोजन बच चुकी थी। A substantial amount of hydrogen was remained there, which led to the formation of R star लिखेंगे आप, that is sun. For example, the formation of sun started, ये जो आपके ईयर्स होते हैं ना, याद रखिएगा। For example, the formation of sun started around 5.6 billion years ago. 5.6 billion years ago. 5.6 billion years ago. तो स्टार की कब हुई? अपना स्टार मतलब हमारा स्टार, दैट इज सूर्य, उसकी जो फॉर्मेशन हुई है दैट इज इन दी 5.6 और प्लेनेट की 13.6। आगे, एंड इट वाज कंप्लीटेड, ये स्टार्टिंग डेट है जब से ये बनना शुरू हुआ, स्टार्टेड फॉर्मिंग
and completed around 4.6 million years ago. 4.6 billion years ago, not million but 4.6, 5.6 से शुरू हुआ और प्रॉपर बन के तैयार हुआ 4.6 billion years ago. तो लगभग 1 बिलियन ईयर तो इसको बनने में ही लग गया. कंप्लीटेड ऊपर लिखा था स्टार्टेड, ये है कंप्लीटेड. बनने में इसको 1 बिलियन ईयर लगा है. सो इतना इजी नहीं है. कहते हैं कि सूर्य तो बस डाई करने वाला बहुत जल्दी. सूर्य जिस दिन डाई किया उस दिन सोचिए क्या ही होगा, जो कि इतने ज्यादा प्लैनेट्स को अकोमोडेट कर रहा है, लाइफ को पॉसिबल बना रहा है ना, हमारे जैसे लोगों को पाल रहा है. ये जब एक्सप्लोर करेगा ये भी बहुत बड़ा इवेंट होगा. और ना ही हो ऐसा, हम चाहते ही नहीं ऐसा हो. नेक्स्ट फुल स्टॉप लगाइए. द रिमेनिंग किसका कर लो, बाहर चल लो जाके. जाके आओ. नेक्स्ट लिखिए. हाँ जी, मेटेरियल बहुत मल्टीपल गैसेस से, बहुत मल्टीपल मटेरियल से बना होता है. हाँ, रॉकी होता है. इसमें रॉकी होता है. नेक्स्ट लिखिए. फॉर एग्जाम्पल कुछ एक वहां पे ना स्टॉर्म भी चलते हैं धूल के. अब यही धूल के स्टॉर्म जो इकट्ठे होते हैं, गैसेस ही हैं इसमें भी. गैसेस लेके जा रही है ना उसको. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हाथ पे चूना रखा है, हवा बहुत फास्ट चल रही है तो उसको उड़ा दिया हवा ने, और हवा में क्या है, गैसेस है. तो वैसे वहां पे बहुत सारी एस्ट्रॉइड्स या फिर आप कहते हैं क्यूपर बेल्ट, बहुत धुआं चलता है, बहुत मतलब वहां पे वो क्या कह सकते हैं उसको, धूल चलती है, बहुत ज्यादा डस्ट स्टॉर्म चलता है. तो वही डस्ट स्टॉर्म इकट्ठा करके हमें भी वही डस्ट स्टॉर्म बन रहा है. तभी तो हमारे पास इतने ज्यादा मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, है ना, अर्थ के ऊपर. ये सारे के सारे एलिमेंट उसी से बने हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल बचपन में मेरा देखो, मैं जब सरकारी स्कूल में था, सरकारी में, है ना, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, तो हमें ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाया जाता था. और द पर्सन हु इज इन क्लास 7th, है ना, फिर 6th क्लास के बाद घर वाले बोलते जाओ सरकारी स्कूल छोड़ो यार, कुछ नहीं पढ़ते बच्चे, प्राइवेट में डाल दो. अब प्राइवेट जाके मेरी बेइज्जती बहुत हुई है, बहुत जगह बेइज्जती कराई है मैंने, क्योंकि गलती पीछे से टीचर्स की थी. फॉर द पर्सन लाइक मी जो सरकारी स्कूल से पढ़ा है, मुझे ये होता था कि हम एक गोले में रहते हैं, है ना, और ये गोला, इसके ऊपर जो ये चारों तरफ आपको, मतलब फॉर एग्जांपल इसके नीचे तो आपका सिंपल समझिए ना, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना, या सिंपल समझिए पूरा का पूरा गोला है. उस गोले के ऊपर आपको एक आसमान दिखता है, नीली छतरी दिखती है. आई वाज लाइक कि अगर आपको इससे बाहर जाना है ना, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे छेद करना पड़ता होगा. ऐसा था मेरे दिमाग में कि जब मैं अगर जहाज लेके चल रहा हूं, अगर मेरे को बाहर जाना है तो मतलब वो दीवार है ऊपर, और दीवार फाड़नी पड़ेगी फिर मैं जाके पहुंच पाऊंगा. बट मुझे ये नहीं पता था कि बहुत सारी गैसेस इकट्ठी हो रखी हैं, है ना, नियर बाय, और उन्हीं गैसेस के अराउंड हम रह रहे हैं. आपने ग्लोब देखा है, अमेरिका के ऊपर भी खुली छतरी है, आप जहां जाना चाहे एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना. अगर आप ईस्टर्न साइड ऑफ द अर्थ में जाएं, वेस्टर्न साइड ऑफ द अर्थ में जाएं, आग का गोला है, मतलब पहले आग का गोला था, बट अभी इसके ऊपर बहुत सारी चीजें अकोमोडेट हो चुकी हैं. तो मेरे को ये बाद में पता लगा. क्या हुआ? ऑल गुड. सो ज्योग्राफी जब मैंने प्रॉपर्ली समझना शुरू किए, तो मेरे को अभी भी, मैं तुम्हें से बताऊं, कुछ एक डाउट्स तो मेरे ऐसे हैं जो कि जब मैंने यूपीएससी कोचिंग शुरू की तब मुझे पता लगा, जब मैं खुद तुम्हारी तरह स्टूडेंट था. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. और फिर ये मेरे को बाद में समझ आया कि ऐसा कुछ नहीं है कि, पर 12th में मैंने एस्केप वेलोसिटी भी पढ़ रही, बट फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा था इस चीज को कि यार ओपन कैसे हो सकता है, कहीं भी निकल जाओ आप. फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अंटार्कटिका, है ना, साउदर्न पोल पे भी हैं आप, तब भी आपके ऊपर छत है एक, तब भी आपको स्पेस देखने को मिल रहा है. कितनी ब्यूटीफुल चीज है ये, है ना. पर मैंने सोचता था कि जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं तो ऊपर ऊपर छत होगी, इसके नीचे नहीं छत होती हुई, ये पूरा का पूरा ओपन नहीं है, बट इट इज ओपन फ्रॉम ऑल दी साइड्स. यहां से भी आपको स्पेस मिलता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, एवरीवेयर देयर इज अ स्पेस, और आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट. तो बहुत खूबसूरत चीज है ये अर्थ.
बाकी नकली एआई से पिक्चर्स बहुत बनाई जा रही हैं आजकल। लेविथियन की भी पिक्चर आ रही है आजकल, है ना? रियल है वो? तो मैं आपको मेरे को तो बिल्कुल वो लगा है एआई है वो। समुद्री लेविथियन आ जाएगा, बड़ा मुंह खोलेगा, खा जाएगा सबको, ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। उसको नहीं करना है, सब सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। इसको कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब लिखिए द रिमेनिंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट the remaining elements except hydrogen, the remaining elements except hydrogen started forming, the remaining elements except hydrogen forming exoplanets started forming exoplanets। तो जितने भी हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट्स थे, उन्होंने कंबाइंड होकर एक्सोप्लैनेट्स बनाना शुरू किया। एक्सोप्लैनेट्स फॉर्मिंग एक्सोप्लैनेट्स ऑफ द न्यू स्टार, एक्सोप्लैनेट्स ऑफ द न्यू स्टार। किसके न्यू स्टार के? सन के। एक्सोप्लैनेट्स ऑफ द न्यू स्टार। न्यू स्टार कौन सा है? जो अभी रिसेंटली 4.6 बिलियन ईयर अगो आपका स्टार बना है, सन। तो सन के अराउंड इन्होंने प्लेनेट बनाना शुरू कर दिया। फुल स्टॉप। न्यू स्टार एंड दीज एक्सोप्लैनेट्स, न्यू स्टार एंड दीज एक्सोप्लैनेट्स, न्यू स्टार एंड दीज एक्सोप्लैनेट्स exoplanets and new star bind together, ऐसे लिखिए, bind together by gravitational forces, bind together by gravitational forces क्या बनेगा इससे? ग्रेविटेशनल फोर्सेस टू फॉर्म आर सोलर सिस्टम। तो मैंने आपका सोलर सिस्टम बना दिया, अब आपने सोलर सिस्टम को खुद पढ़ना है। टू फॉर्म आर सोलर सिस्टम। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। तो एक्सोप्लैनेट्स मतलब जितने भी प्लैनेट्स आपके प्रेजेंट हैं इन दी सोलर सिस्टम। तो ऐसे बने आपके प्लैनेट, स्टार और ये सब। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्स 4 पदार्थों से, 4 कंपोनेंट से बनी है। पहला कंपोनेंट है मैटर, स्पेस, टाइम एंड एनर्जी। ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट इज एनर्जी। विदाउट एनर्जी ना मैटर आपका रह सकता है, ना स्पेस, ना टाइम। उसके बाद सबसे पहले आपके पास है नेबुला। नेबुला क्या है? क्लाउड ऑफ गैसेस। क्लाउड ऑफ गैसेस का साइज अगर बहुत बड़ा है तो क्या कहेंगे उसको? क्लाउड ऑफ गैसेस का साइज कितना? 80 से 1 लाख, है ना? उसके बाद आपने कहा कि देयर इज गैलेक्सी। गैलेक्सी में साइज कितना चला जाता है? 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख या 2 लाख लाइट ईयर से ज्यादा। और इसी के बीच में मल्टीपल गैलेक्सीज हैं आपके। किसमें है? गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं और गैलेक्सीज हैं। सो ये पूरे के पूरे एक दूसरे को अकोमोडेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैटर उनको बाइंड करके रख रहा है। आफ्टर दैट आपके पास आता है स्टार। स्टार में हाइड्रोजन से लेके आयरन तक सारे एलिमेंट्स हैं। एंड आफ्टर दैट आपका आ जाता है, क्या आता है? सुपरनोवा, जहां पे स्टार का साइज बढ़ता जाता है, स्टार एक्सप्लोड करता है और आयरन के बाद के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वहां पे बनते हैं। एंड देन आपके पास कुछ एक अमाउंट की हाइड्रोजन बच गई। उसी हाइड्रोजन ने एक नया स्टार बनाया। 5.6 बिलियन ईयर अगो उसने बनना शुरू किया। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो वो बन गया। उसी के साथ साथ में जो बाकी एलिमेंट बच गए हाइड्रोजन छोड़ के, उन्होंने ये प्लैनेट्स बनाए। और ये प्लैनेट्स और स्टार एक दूसरे के साथ जुड़ गए और सोलर सिस्टम बन गया। सो नेक्स्ट सोलर सिस्टम आप खुद पढ़ेंगे। वो भी पढ़ा वही पढ़ा दे, मजा आ रहा है। एस्ट्रोनॉमर मत बन जाना। एस्ट्रोनॉमी बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है। सो नेक्स्ट करेंगे 3 बजे।
एनसीईआरटी में क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसका पहला चैप्टर है आर सोलर सिस्टम, वो पढ़ना है आपने। छठी क्लास की आपकी एक पुस्तक है भूगोल की, उसका पहला अध्याय पढ़ना है आपने। हमारा सोलर सिस्टम, इसे क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं, सौर प्रणाली, हमारी सौर प्रणाली, वो पढ़ना है।